पहले जरा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज दिस कोर्स ऑल अबाउट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है और क्यों करना चाह रहे हैं आप सीए। पहली ही क्लास में पूछने लग गए है ना, पहले खुद कुछ पढ़ाओ फिर पढ़ें। ओके, व्हाट इज दिस कोर्स एंड व्हाई सीए, क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंसी। वैसे आपको बता दें, आपने सुना भी होगा शायद कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द कंट्री, देश का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। ऐसा तो नहीं 5 मिनट बाद चले जाओगे, रहन तो बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये सुना ही होगा, बल्कि अब आप जिसको भी ये बोल रहे होंगे क्लास 12th होने के बाद, अब जो भी आपसे मिलता होगा वो सबसे पहला सवाल यही करता है क्या कर रहे हो, है ना। और जैसे ही आप उसको ये बोलोगे सीए कर रहे हैं, पहले वो 2 बार आपको घूर के देखेगा। सीए जानते हो बहुत टफ होता है, कोई पास नहीं होता सीए में, ऐसा हुआ है आपके साथ, अब होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोर्स क्या है, ये कोर्स टफ क्यों है और इसकी इतनी वैल्यू क्यों है। और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे कि ये सब जानने के बाद हम फिर से आपसे एक बार पूछेंगे कि आप सच में ये कोर्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो आपने बिल्कुल सही बता दिया। अकाउंटेंट कौन होता है, सबने 12th में कहीं ना कहीं अकाउंट्स सुना है, पढ़ा है। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग करना मतलब एनीथिंग, गलत जवाब देने पे कुछ नहीं होगा। हाँ, ओके, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, पैसे से रिलेटेड जो भी हो रहा है, अगर हमारा एक बिजनेस है उसमें हम माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इन सब चीजों की रिकॉर्डिंग करना इज अकाउंटिंग। और जो पर्सन ये अकाउंटिंग करता है वो कौन होता है, अकाउंटेंट, ठीक है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होता है फिर, जाहिर सी बात है चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड है तो अकाउंटेंट से तो बड़ा आदमी है कोई, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट मींस जो अकाउंटेंट्स का भी हेड होता है, यानी जो अकाउंटेंट के किए गए काम को चेक करता है वो कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये सीए होता कौन है। देखिए, जितने भी बिजनेस होते हैं, हर बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब कुछ भी, जैसे सेल होता है, परचेज होता है, कैश आता है, सैलरी देनी पड़ती है, खर्चा होता है, इनकम होती है। इन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे लास्ट में, एंड में ये पता चलता है कि भैया हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। इसी पूरे सिस्टम को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं, ओके। अब अकाउंटेंट ने तो ये सब बना दिया, उसने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन उसने जो काम किया है वो सही है कि नहीं है, ये देखने के लिए कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी आप बहुत ही जल्द सीए बनने वाले हैं, बहुत ही जल्द, बस कुछ सालों में, है ना। ऐसी फीलिंग आती है आपको अपने अंदर, अभी कोई फीलिंग नहीं आती, अभी तो हमारा बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है ना, अभी तो हम बच्चे ही थे, ओके। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है अकाउंटेंट के किए गए काम को चेक करना, ठीक है। और चेक करने को हम लोग लीगल लैंग्वेज में या चार्टर्ड अकाउंटेंट की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आपने सुना है, ऑडिट करना। हैव यू हर्ड दिस वर्ड, ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम होता है, किसी भी पर्सन के किए गए काम को चेक करना। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उसने अपनी डॉक्यूमेंट्स अपने रिकॉर्ड करे, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी, सब कुछ करा, बैलेंस शीट बनाई। ये बैलेंस शीट क्या चीज होती है, एक बैलेंस शीट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी ने अपनी सारी चीजें लिखी हैं कि भाई हमारे पास इतनी इतनी चीजें हैं, ठीक है, इतना पैसा देना है, इतना लोगों से लेना है, सब कुछ हमने एक शीट में लिख दिया। वो कौन सी शीट हो गई, बैलेंस शीट। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको अकाउंट्स में कुछ नहीं आता, आप भी यही मानते हैं ना, है ना। आप कह रहे हैं बस कैसे आता है हमारा दिल जानता है, बाकी अभी 12th में नंबर बता देंगे, है ना। कोई नहीं, सीए में हम लोग यही मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता अकाउंट्स में, ओके। तो बैलेंस शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी या कोई भी एंटिटी दिखा रही है कि भैया हमारे इतने ट्रांजैक्शन हुए, ये काम हुआ है, ओके। अब वो सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, इसमें भी तो डाउट है। मान लीजिए आज रिलायंस कंपनी के बारे में सुना है सबने, किसकी कंपनी है, कौन ओनर है उसके, किसकी कंपनी है, मुकेश अंबानी। जानते हैं आप उन्हें, जानते हैं, वो आपको जानते हैं, हाँ, वो जानते होते तो फिर बड़ी बात हो जाती है ना, फिर आप यहाँ आ जाते, ओके। सो रिलायंस कंपनी है, मान लीजिए इस साल रिलायंस कंपनी ने कहा कि हमने 100 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया, ठीक है। क्या रिलायंस कंपनी के कह देने से कि कंपनी में 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया हम मान लें ये बात, हम कैसे मान लें, ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी झूठ बोल रही है,
ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी ने अपनी इनकम बढ़ा चढ़ा के दिखाई है ताकि मेरी कंपनी देखने में बहुत अच्छी कंपनी लगे। तो कंपनी ने जो स्टेटमेंट दिया है या कंपनी जो अपने स्टेटमेंट्स लिख रही है कि हमारे पास इतने का प्रॉफिट है, हमने इतने का मुनाफा कमाया है, हम इस बात पे ट्रस्ट कैसे कर ले, भरोसा कैसे कर ले? इसके लिए सरकार ने कहा कि आपके कहे हुए स्टेटमेंट पे भरोसा हम तब कर लेंगे अगर एक बहुत बड़ा इंसान ये सेटिस्फाई कर दे कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो सही दिया है। एक बड़ा पढ़ा लिखा इंसान, जानकार इंसान, ठीक है, एक्सपर्ट, अगर एक एक्सपर्ट आपके दिए हुए स्टेटमेंट पे मोहर लगा दे कि हाँ आपका 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो हम मान लेंगे कि 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और सबको ये मान लेगा। क्या आप जानते हैं ये बड़ा समझदार और एक्सपर्ट इंसान किसकी बात हो रही है? चार्टर्ड अकाउंटेंट की। अब समझ में आया हुआ क्या? तो रिलायंस कंपनी ने कहा कि भैया हमारा 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन लोगों ने कहा हम कैसे मान लें, तुम झूठ भी तो बोल सकते हो, अगर तुम सीए से साइन करा लो तो हम मान लेंगे कि तुम जो भी कह रहे हो वो सही कह रहे हो। यानी इसके लिए रिलायंस कंपनी को अपने स्टेटमेंट्स, अपनी इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ किससे चेक करानी पड़ेगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें अपना साइन करेगा और जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपना साइन कर दिया, अपनी मोहर लगा दी, अब वो बात 200% सही मान ली जाएगी। यानी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किसी डॉक्यूमेंट में, किसी बैलेंस शीट में कहीं पर भी साइन कर दिया या मोहर लगा दी तो उस बात को सच मान लिया जाता है। गवर्नमेंट भी सच मान लेती है, कोर्ट भी सच मान लेते हैं, सब सच मान लेते हैं। आपको ये रियलाइज हुआ कि आपके साइन की कितनी वैल्यू होने वाली है? एक अच्छा सा पहले तो साइन बनाना सीख लीजिए, है ना। अभी आपके साथ ये दिक्कत है, आपका कोई प्रॉपर साइन ही नहीं है ना। अगली बार, कई बार आप इतना टेक्निकल साइन बनाते हैं कि अगली बार खुद ही बनाना भूल जाते हैं, कैसे बनाया था हमने, है ना। तो सीए की साइन की वैल्यू सबसे ज्यादा है और यही जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, इसको क्या कहा जाता है? ऑडिट। यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम क्या होता है? ऑडिट करना। सिंपल भाषा में अगर हम लोग पुटअप करें तो अकाउंटेंट ने जो काम किया है, ठीक है, उसके काम को चेक करना कि उसने सही किया है या गलत किया है, ये काम किसका होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड का मतलब हेड, जो सबसे सुप्रीम पोस्ट में है। यानी अकाउंटेंट्स का भी हेड जो होता है वो कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब मतलब समझ में आया हम लोग करने क्या जा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं हम एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, आपने साइंस लिया होता और आप कहते हैं हम एमबीबीएस करने जा रहे हैं, तो आपको पता होता ना कि आप बड़े होके क्या बनोगे। क्या बनोगे अगर आपने एमबीबीएस किया होता? तो डॉक्टर बनोगे, इतना तो पता होता ना, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि भाई हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको पता होता कि हम क्या इंजीनियर बनेंगे। अब आपने चूज तो कर लिया सीए कोर्स, लेकिन आपको पता नहीं है सीए होता कौन है। किसी ने आपसे पूछा अच्छा सीए कर रहे हो, सीए होता कौन है? आप कह रहे हैं जैसे ही बन जाएंगे तब बता देंगे, अभी तो कुछ खास हमें भी नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आज से 5 इयर्स या 4 इयर्स डाउन द लाइन आप बड़े होके क्या बनने वाले हैं, ठीक है। आप बड़े होके क्या बनने वाले हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। किसी भी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वो तब तक कंप्लीट नहीं माने जाते हैं जब तक उसमें किसकी मोहर ना लग जाए? सीए की, ठीक है। और अगर सीए की मोहर इतनी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब आपको चेक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चीजों को चेक कर रहे हैं तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। आपको नॉलेज होगी तभी तो चेक करेंगे। अच्छा एक और बात बताइए, मान लीजिए अकाउंटेंट ने बना दिया, आपने चेक कर दिया और आपने कह दिया हाँ बहुत अच्छी कंपनी, इनका 100 करोड़ का प्रॉफिट है, और आपने मोहर लगा दी, साइन कर दिया। आप बताओ इसके बाद अगर ये बात गलत निकलती है, ठीक है, तो किसकी गलती मानी जाएगी? सीए की। इसका मतलब आपके प्रोफेशन में जिम्मेदारी भी है और जिम्मेदारी के साथ साथ लायबिलिटी भी है। अगर आपने कहीं गलत ऑडिट कर दिया, गलत चेकिंग कर दी, गलत रिपोर्ट दे दी, अब सरकार किसको पकड़ेगी? सीए को, कि भैया तुम्हारे साइन पे तो हम भरोसा कर रहे थे, अगर तुम्हारा साइन ही गलत है तो फिर हम उस कंपनी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते और तुम पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए सबसे पहली चीज हम जो कोर्स कर रहे हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नॉलेज, ठीक है। आजकल एक बड़ा नॉर्मल सा क्राइटेरिया, अगर हम सिंपली आपसे पूछे आज आप यहाँ क्यों आए हैं, तो आप कहेंगे हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा सीए फाउंडेशन का एग्जाम है दिसंबर में, इसीलिए आए हैं, इसीलिए आए हैं, है ना। इसलिए नहीं आए हैं आप, इसलिए आए हैं क्योंकि आप सीए कोर्स की नॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है। जब आप नॉलेज ले लेंगे तब उसका एग्जाम होगा। डिफरेंस समझ रहे हो?
आपसे पूछा जाता आप क्यों पढ़ रहे, आप स्कूल में क्यों पढ़ रहे थे, इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि 12th का एग्जाम देना था? नो, हम पढ़ इसलिए रहे थे क्योंकि हमें नॉलेज चाहिए थी, और जो आपने नॉलेज ली है उसका एग्जाम होता है। आप जैसे कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फीवर आया और डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उससे कहते हो कुछ अजीब अजीब हो रहा है ना, फीवरिश लग रहा है, तो वो आपको कोई आंसर सुनाता है अपना कि दवाई लिखता है? क्यों आंसर सुना दे? जैसे आप रटते हो, रटना समझते हैं, हाँ यही तो करा है आज तक, है ना, 12th इसी भरोसे तो हुआ है, समझ आए ना आए पी जाओ, है ना, रटना नहीं है। अब जो आपकी पढ़ाई शुरू हुई है, अब आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ये प्रोफेशनल कोर्स 12th के कोर्स से बहुत अलग है, ठीक है? 12th में हम एनी हाउ पढ़ रहे थे, समझ आया ठीक, नहीं आया कोई बात नहीं, बाय हुक और बाय क्रूक हमने एग्जाम दे दिया। बट अब हम कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ने वाले हैं। हमारे पास क्लाइंट आएगा तो क्या क्लाइंट हमसे आंसर सुनने आएगा? हम किसी लॉयर के पास जाते हैं तो लॉयर के अपने आंसर सुनाने लग जाता है? नो, लॉयर हमारी प्रॉब्लम को सुन के उसका सोल्यूशन देता है, ठीक है? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, क्लाइंट आपके पास आएगा, क्लाइंट कहेगा भैया हमारी कंपनी में ये हो गया, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई, अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो आप उसको सोल्यूशन बताएंगे, या जो आंसर याद किया है वो बताएंगे, या आप ये कह देंगे कि अरे ये चैप्टर तो हम छोड़ के गए थे? करेंगे? कभी ऐसा हुआ है डॉक्टर के पास गए हो, आपने अपनी बीमारी बताई हो, वो कह दिया अरे नहीं यही चैप्टर तो छोड़ के गए थे एग्जाम में? हुआ है कभी? डिफरेंस समझ में आया? अब हमारी पढ़ाई नॉलेज बेस्ड होने वाली है, ठीक है, फाइन। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में बेसिक बात आपको समझ में आ गई, ठीक है? ये एक कोर्स है जिसमें आपको एक डिग्री मिलेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये डिग्री मिलने के बाद आप अपने नाम के आगे वो 2 गोल्डन लेटर्स लगा सकते हैं। क्या? सीए। 2 एक्टिविटीज अभी करेंगे हम, एक्टिविटी का मतलब कुछ खेलने नहीं भेज देंगे बाहर, ठीक है? एक्टिविटी बस इतनी करनी है कि 2 मिनट के लिए आपको ये अज्यूम करना है कि आप सीए बन गए हैं, ठीक है? और अभी हम आपका लेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, घबराना नहीं, सिर्फ आपसे आपका नाम पूछेंगे, ठीक है? वो पता है, डाउट तो नहीं इसमें कि भूल जाओगे? अच्छा, तो हम बस आपसे आपका नाम पूछेंगे, ठीक है? एक बार आपको हमें अपना नाम बताना है जो आपका नाम है, और अगली बार जब हम आपसे नाम पूछेंगे तो आपको अपना नाम बताना है सीए लगा के। हो जाएगा? 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लो कि बन गए, फाउंडेशन हो गया, इंटर हो गया, फाइनल हो गया, ट्रेनिंग हो गई, बस अंबानी खड़े हेलीकॉप्टर लिए आओ, ठीक है? तो सबसे पहले एक एक करके अपना नाम बताना है, और फिर सेकंड राउंड में जब हम आपके पास आएंगे तो आपको सीए लगा के अपना नाम बताना है। हो जाएगा? ठीक है, चलो स्टार्ट। बैठे रहो, कोई बात नहीं। हाँ, निम्रा नाज, ओके। पूजा टेकवानी, संस्कृति गुप्ता, ओके। पलक, प्रिया, दिव्या, आनंद, ओके ओके ओके, हो गया, ठीक है? अब सीए लगा के बोलना है। अच्छा, बोलते बोलते खुद ही में इतनी खुशी हुई जा रही, फूले नहीं समा रही कि यार इतना आसान था 1 मिनट में। हाँ, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। हम्म हम्म फर्क लगा? 2-3 किलो वजन बढ़ा, आपका नहीं, आपके नाम का। आपका नाम अच्छा लग रहा है ना सीए लगा के? बस यही करना है। तो आज से आपको एक ड्रीम देखना है, ये जो 1 मिनट में हुआ, इसमें 1 मिनट नहीं लगेगा, ठीक है? क्या लगेगा? बहुत सारा हार्डवर्क, बहुत सारा डिसिप्लिन, बहुत सारी मेहनत, और उसके बाद आपको गिफ्ट में ये 2 लेटर्स मिल जाएंगे जो जिंदगी भर के लिए मिले रहेंगे। सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो अपने नाम के आगे ये स्पेशल प्रीफिक्स लगा सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स। अब डॉक्टर तो आपसे हो ना पाएगा, रहने दो, ठीक है? डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, सीएस हो गए, ओके? तो ये 2 गोल्डन लेटर्स लगाने का मौका आपको तभी मिल पाएगा। तो एक एक्टिविटी आपने अभी करी जिससे आपको ये सपना दिखा कि आपका वो नाम जो आपके पास है उसी की वैल्यू बढ़ जाएगी अगर आप उसमें सिर्फ ये 2 वर्ड सी और ए लगा देंगे, ठीक है? और दूसरी एक्टिविटी आज से आपको ये करनी है कि जो भी आपके पास बुक्स है या जहां आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल, उसके सामने आपको सिर्फ एक पेपर लगाना है और उसमें सिर्फ अपना नाम लिखना है। कैसे?
सीए लगा के, ठीक है। अभी आपके टेबल के सामने वो नाम होगा, कुछ दिनों बाद आपके घर के बाहर वो नाम होगा। अच्छा लगेगा? लगेगा कि अरे ठीक ही है, क्या ही फर्क है। अच्छा लगेगा? ये सुनो, ठीक है। तो सीए कोर्स आसान है कि टफ है? आसान है कि टफ है? कुछ भी बताओ, अभी क्या ही, अब कह रहे पढ़ा ही नहीं, अभी क्या पता आसान है कि टफ है। वैसे टफ ही लगेगा आपको, आसान कोई चीज लगी कहाँ है ना? आपको टफ तो मॉरल साइंस भी लगती थी बचपन में, है ना? ओके, सो टफ तो है, लेकिन आपकी थोड़ी सी गलत फहमी दूर कर दे, टफ नहीं है, बहुत टफ है ना? टफ नहीं है, बहुत टफ है, बट हो जाएगा। होता है, लोग बनते हैं सीए, बनता है कोई? हम हैं सीए, बन सकते हैं, ठीक है। सो बाय द वे, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लियर्ड इन 2011। 2011 में हमने अपना सीए क्लियर किया था, ठीक है। 2011 में आप कहाँ थे? इस ब्रह्मांड में थे? पैदा हो गए थे? कौन सी क्लास में थे? हाँ, सेकंड, थर्ड? ओके, सो 2011 में सीए क्लियर किया था एंड ऑल द ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता है, बट इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, मेहनत, ऑनेस्ट मेहनत। और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सीए बनने से नहीं रोक सकती, और इस जर्नी में हम आपके साथ हैं, ठीक है। बताओ, हो जाएगा? जितनी तेज आप बोलेंगे उतनी तेज आपके बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हो जाएगा? कम लग रही है, थोड़ा डाउट लग रहा है, हो जाएगा? अब लगा, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगा, 2 मिनट पहले हमें ऐसा लगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मीटिंग हो रही है, इतने सारे सीए बैठे हैं हमारे बीच में, है ना? सो दिस इज द कोर्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स। आप अगर किसी को भी ये बताएंगे ना आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो सारे रिश्तेदार, वो सारे दोस्त जिनके बीच में आज आप जाते हैं, उनके बीच में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। इवन ये अभी से स्टार्ट हो जाएगा। अब जब आपने सीए स्टार्ट किया है ना, तो थोड़े बहुत लोगों को तो आपके घर वाले बताना भी शुरू कर चुके हैं, सीए कर रहा है, सीए सीए, वो खुश, सीए कर रहा है, सीए कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, उनसे कहना जितने लोगों को आप बता रहे हो ना, अभी जब रिजल्ट निकलता है ना, उन्हीं का फोन आता है, क्या हुआ, सीए कर रहा था, है ना? सो आपकी वैल्यू, आपकी जो इज्जत है सोसाइटी में, वो बहुत बढ़ जाएगी अगर आप इस कोर्स को क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं 12th के बाद। सबसे पहले ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, ठीक है। बहुत सारे कोर्स होते हैं 12th के बाद, लाइक आपने देखा होगा एमबीए होता है, बीबीए होता है। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बीबीए करने जा रहे होंगे, बीबीए करेंगे, एमबीए करेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं हमें तो कानपुर में रहने ही नहीं, हम तो सीधे बाहर ही चले जाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं हम तो दुनिया बाहर निकल जाएंगे, है ना? उनको देख देख के कई बार आपको बड़ा अजीब फील होता है, यार वही तो सही नहीं कर रहे हैं, कहीं हम ही तो गलत नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हमारा कुछ ना हो वो, ठीक है। थोड़े टाइम बाद हम आपको ऐसा बताएंगे, आपको ऐसी फीलिंग और आएगी। पता है क्यों? जब उनका शुरू हो जाएगा कॉलेज, ठीक है। कॉलेज मतलब मस्ती, घूमना, कैंटीन, ये सब। लेकिन हम आपको बता दें, सीए वाले बच्चों में स्कूल होता है और फिर सीधे ऑफिस होता है, कंपनी। वो कॉलेज नहीं मिल पाएगा। इस कोर्स में आप स्कूल जाते थे और अब नेक्स्ट आप कहाँ जाएंगे पता है आपको? सीधे नेक्स्ट आप जाएंगे कंपनीज में या ऑफिसेज में। तो वो जो बीच वाला फेज है मस्ती करने वाला, वो नहीं होगा। मस्ती करेंगे लेकिन हमारी मस्ती अलग तरीके की होगी। हमारी मस्ती होगी हमारी किताबों के साथ, ठीक है। हमारी मस्ती होगी हमारे कंटेंट के साथ। जब हम बात करेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज की, जब हम बात करेंगे अंबानीज की, टाटाज की, वो हमारी मस्ती होगी। चलेगा? चलाना पड़ेगा। नहीं भी चलेगा तो क्या हुआ, आपके ना चलने से क्या होगा, चलाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोर्स हम लोग करने वाले हैं जो इंडिया का टफेस्ट कोर्स है, बट क्लियर करना इजी है अगर आप हार्डवर्क और डेडिकेशन से इसकी तरफ बढ़े। कोई सेकंड ऑप्शन तो नहीं है किसी के मन में कि सीए कर रहे हैं, सोच रहे हैं ये भी कर ले। मतलब ऑब्वियसली ग्रेजुएशन तो आप करेंगे, डाउट तो नहीं है सीए में, ठीक है। कोई कन्विंस करने आएगा सीए ना करो तो क्या कहोगे? तुम भी कर लो, ठीक है। अगर किसी ने ये कहा सीए नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, तो आपको उसको ऐसा जवाब देना है कि थोड़ी देर बाद वो बोले बताओ रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, हम भी कर ले। ओके, सो सबसे पहले आपको अपना मन मजबूत करना है, और वो जो नाम अभी 2 मिनट पहले आपने लिया है, जो आपका ड्रीम है, उस ड्रीम को आपको पूरा करना है। कर लेंगे सब लोग, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस ड्रीम को पूरा करा कैसे जाए, ठीक है। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए इस कोर्स का एक इंस्टीट्यूट है।
क्या नाम है उस इंस्टीट्यूट का? बेटा ये चला दो। क्या नाम है उस इंस्टीट्यूट का? हमारा इंस्टीट्यूट है जिसको हम कहते हैं ICAI। ये इंस्टीट्यूट क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कितने इंस्टीट्यूट है ऐसे पूरे देश में? 1। पूरे देश में सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो CA एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है और आपको डिग्री देता है। ठीक है, अगर आप MBA करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, सबसे पहला सवाल उसमें पता है क्या आता है? कौन से कॉलेज से किया है। ठीक है, अगर आप MBA करते हैं तो वैल्यू तब होती है जब आप IIM वगैरह से कर ले। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो वैल्यू तब होती है आप IIT से कर ले। उतना तो भैया देखो पता ही है आपको हम क्या बोले, है ना। लेकिन उसी तरह से अगर हम बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पूरे देश में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि अकेले CA की डिग्री प्रोवाइड करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कानपुर में बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप दिल्ली में बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप केरला में बैठे हैं कि आप अहमदाबाद में बैठे हैं। आप पूरे देश में कहीं भी हैं, इवन अब्रॉड भी, हमारे सेंटर्स इंडिया के बाहर भी हैं। ओके, कहीं से भी अगर आप इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम करना चाह रहे हैं तो उसका सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है और पूरे इंडिया में सिर्फ एक एग्जामिनेशन होता है, मतलब सेम पेपर आता है। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी के पास दूसरा इजी पेपर आ गया, किसी के पास टफ आ गया या कुछ आ गया, तो अनफेयर कुछ नहीं है। दूसरी हमारे कोर्स की सबसे अच्छी बात, इस कोर्स में रिजर्वेशंस नहीं है। रिजर्वेशन समझते हो? हर कोर्स में आपने देखा होगा रिजर्वेशंस बहुत होते हैं। रिजर्वेशन मतलब सीट्स लिमिटेड है। जब सीट्स लिमिटेड होती है तो उसमें कोटा लग जाता है ना। SC ST का कोटा लग गया, गर्ल्स का कोटा लग गया, सब कुछ लगते लगते नंबर ही नहीं आ पाया। ओके, हमारे इंस्टीट्यूट कहता है कोई सीट नहीं है, कुछ नहीं है, हमने तो दरी बिछवा रखी है, जिसके भी 100 में से 40 आ जाए हम CA बना देंगे। दैट्स ट्रू। पासिंग मार्क्स इज 40 ओनली एंड एग्रीगेट में 50। एग्रीगेट का मतलब एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो 100 नंबर का होता है उसमें 100 में से 40 नंबर लाने होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके 4 पेपर हैं 100-100 नंबर के, तो टोटल कितना हुआ? 400। 400 में से पासिंग कितना हो जाता है? 200। यानी हर पेपर में हमें 40 नंबर लाने हैं और इन एग्रीगेट हमें 50% मार्क्स लाने हैं। तो 100 में से 40 लाना क्या बहुत बड़ी बात है? आ ही जाएंगे। अरे अभी बोर्ड्स में देखो 99 तक पहुंचते हैं आजकल तो बच्चों के नंबर, है ना। आजकल तो 91, 92, 95 मार्क्स आते हैं। तो इंस्टीट्यूट तो कह रहे तुम 40 ही ले आओ। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हमारे इस कोर्स का जो रिजल्ट होता है ऑल ओवर इंडिया वो 5 से 6% जाता है। 5 से 6% समझते हो? 100 बच्चे बैठे अगर तो 5 या 6 पास होंगे। ठीक है, ऑल्दो इधर कुछ सालों में परसेंटेज बेटर हुआ है, इंक्रीज हुआ है। लाइक CA इंटर और CA फाइनल में अब 11-12% जाने लग गया है। 11-12% रिजल्ट जाता है। आपको पता है 11-12 को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा रिजल्ट गया है। 100 में से 11 बच्चे पास होते हैं। एक टाइम था, बहुत साल पहले की तो नहीं बता रहे, अराउंड 20 ईयर्स बैक ले लो। आपको पता है 20 ईयर्स बैक इस कोर्स में पूरे शहर में एक बच्चा पास होता था, और जब वो एक बच्चा पास होता था ना तो ढोल बजते थे, क्योंकि वो अकेला पास हुआ। प्रोबेबिलिटी पासिंग रेट वाज ओनली 1%, बट अब वो इंक्रीज होके 5 से 6% हो गया है। ठीक है, तो आपको उस 95% में होना है कि 5% में? 5% में डर क्यों गए? डरो नहीं, हो जाएगा। सबका हो जाता है, सबका नहीं होता, मतलब सबका होना भी नहीं चाहिए। सबका हो जाएगा तो वैल्यू नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 5% पासिंग रिजल्ट है, इसका मतलब हर कोई CA नहीं बन सकता, और हर कोई CA नहीं बन सकता, इसीलिए इस कोर्स की वैल्यू है। एक बात बताओ, BCom पास करना आसान है? सुना है BCom में फेल हो गए, बहुत सालों से लगे BCom नहीं हो पा रहा। वैल्यू है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, स्पेशली अगर हम लोग अपने शहर की यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वहां की तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जिस कोर्स में पासिंग परसेंटेज कम है, क्या IIT सब निकाल लेते हैं? इसीलिए तो वैल्यू है। क्या IIM में सब आ जाते हैं? इसीलिए वैल्यू है। क्या CA सब बन जाते हैं? इसीलिए वैल्यू है। अगर सब CA बन जाएंगे तो वैल्यू कहाँ होगी? तो हमें ये नहीं सोचना है सिर्फ 5% पास होते हैं, हमें ये सोचना है 5% पास होते हैं, यानी मेरी प्रोबेबिलिटी ये है कि 5 जो बच्चे होंगे उसमें से हमें एक आना है।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको वो 95 नहीं देखना है, आपको देखना है वो 5। उन 5 में से हम होंगे। 5% रिजल्ट आ रहा है, बहुत है हमारे लिए, इतने में तो हम हो ही जाएंगे, हो जाएंगे। आपकी शक्लें देख के लग रहा है अंदर ही अंदर डर लगा जा रहा है, ऊपर से हाँ हाँ हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाए, वो बोल रहे हो सब हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स जस्ट दैट हमें कॉन्सेप्चुअली चलना है, ठीक है, और उन 5% में हमें अपनी जगह बनानी है। तो हमारे कोर्स में कोई रिजर्वेशन नहीं है, हमारे कोर्स में कोई कॉलेजेस नहीं है, कोई सीट्स नहीं है, और हमारे कोर्स में कोई एज लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं है। इंस्टीट्यूट ये नहीं कहता है कि 2 बार पास हुए तो हटा देंगे, 5 बार पास 2 बार फेल हुए तो हटा देंगे, 5 बार फेल हुए तो हटा देंगे। इंस्टीट्यूट कह रहे जितने चाहो उतने अटेम्प्ट दे दो, जितने साल चाहो उतने साल लगा दो, बस तुम डिग्री ले लो। यानी जैसे आज आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आप दे रहे हैं, चल रहा है सीए, नहीं हो पा रहा है, फिर एक दिन ऐसा आया कि आप और आपका बच्चा साथ में जा रहे हैं एग्जाम देने, है ना। बच्चा कह रहे हैं पापा पेपर अच्छा नहीं हुआ, आप कहेंगे हमारा तो इतने सालों से अच्छा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट द सिंपल थिंग इज दैट कि इंस्टीट्यूट ने कोई टाइम लिमिट नहीं दी है, आप आराम से पेपर दे सकते हैं, ठीक है। एंड जिस दिन आपके सारे पेपर क्लियर हो जाएंगे उस दिन इंस्टीट्यूट आपको ये डिग्री दे देगा, ठीक है। सीए की डिग्री मिलने के बाद, अभी हमने कोर्स में तो हम आए ही नहीं है, पढ़ाई कैसे करनी है, अभी उन सब चीजों पे आएंगे, ठीक है। सीए पास होने के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। क्या 2 ऑप्शंस होते हैं? क्या करेंगे सीए बनने के बाद? बन तो गए यानी हम बना देंगे, हम चलो इतना हमने बोल दिया, ठीक है, बना देंगे, जुगाड़ से नहीं। आप कह रहे अच्छा कितने पैसे लगेंगे? बना देंगे, चलो इतना हो गया, मेहनत कर ली हम लोग ने, ठीक है। सीए बनने के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है जॉब का, ठीक है, यानी आप जॉब कर सकते हैं किसी भी बड़ी कंपनी में। हर कंपनी में सीए की बहुत डिमांड है। ये एक ऐसा कोर्स है, कभी आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसे नहीं देखा होगा खाली बैठे जॉब नहीं लग रही, हो ही नहीं सकता। इतनी डिमांड है, इतनी ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन बच्चे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, और इसलिए ऑब्वियसली पैकेज जो है वो बहुत हाई होगा, ठीक है। यानी 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है जॉब का। जॉब मतलब आपने सीए क्लियर कर लिया और किसी कंपनी में आपने अप्लाई किया। अगर आप कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो अगर हम छोटी सी बात लेके चले तो पैकेजेस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन आपकी नॉलेज, आपका इंटरव्यू कैसे क्लियर हुआ, ठीक है, उस हिसाब से आपकी जॉब स्टार्ट हो सकती है 50-60,000 पर मंथ, साल की नहीं बता रहे, पर मंथ, ठीक है। 50-60 हजार से शुरू हो सकती है और 3-4 लाख पर मंथ जा सकती है, ठीक है। क्या करेंगे इतने पैसों का? थोड़ा इधर दे जाइएगा, है ना। अच्छा, तो ये स्टार्टिंग पैकेजेस की बात करी तो हो सकता है आपकी जॉब लग गई 50,000 पर मंथ। फिर जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में ग्रो करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे ऑब्वियसली पैकेज इंक्रीज होता जाएगा। हो सकता है आपका बहुत अच्छे मार्क्स आए, हो सकता है आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा क्रैक हुआ, तो आपका लेट से 15-20 लाख का पैकेज लग गया। 15-20 लाख का पैकेज का मतलब समझते हो? 15-20 लाख का पैकेज समझ गए कितना हुआ? अराउंड समवेयर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के आसपास पर मंथ। ये आपकी इनकम होगी जो आपके हाथ में मिलेगी, जिसको आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं बिना मम्मी पापा से पूछे, है ना। अभी तो 500 रुपए में डांट पिट जाती है, क्या जरूरत थी पिज्जा मंगाने की, है ना। सो दिस इज द ग्राफ, ओके। जॉब्स तो है ही, डिमांड तो है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं भैया नौकरी वोकरी नहीं पसंद है, हमें किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है, तो आपके लिए एक दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। क्या? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर फाइनल खेलेंगे, नो। प्रैक्टिस का मतलब हम अपना खुद का ऑफिस खोल सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, है ना, हॉस्पिटल में करते हैं, और कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनकी खुद की क्लिनिक होती है। वो जिनकी खुद की क्लिनिक होती है वो क्या कर रहे होते हैं? प्रैक्टिस। आप देखिए डॉक्टर्स की क्लिनिक का हिसाब किताब, वो कहते हैं पहले फीस जमा करो फिर हमको शक्ल दिखाओ, करते हैं ऐसा। जितने बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं सबसे पहले वो पर्चा बाहरी कट जाता है 1000 रुपए का, है ना। 800 रुपए 500 रुपए की फीस है, पहले बाहर जमा करो तब डॉक्टर आपकी शक्ल देखेगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही आपका भी सिनेरियो होगा। आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं, जैसे लॉयर्स के ऑफिस आपने देखे होंगे, सीए सीएस इन सब के ऑफिस होते हैं। आपने अपना प्रैक्टिस खोल लिया, ठीक है, क्लाइंट आपके पास आएगा और आप उसको सर्विसेज देंगे, और अपनी सर्विसेज के लिए आप उससे मोटे मोटे चेक ले लेंगे, ठीक है। जितना आप अमाउंट बोलेंगे उतना अमाउंट वो आपको पे करेगा। आपने ये सब काम सुने होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, है ना, टैक्स ऑडिट्स वगैरह करवाना, ये सारा का सारा काम किसका होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का।
तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो एक वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप किसी भी कंपनी में जाके इंटरव्यू देके जॉब कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपने ही शहर में अपना ऑफिस खोल के क्लाइंट को आप एडवाइस दे सकते हैं। एंड बिलीव मी, कुछ कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने आधे घंटे की एडवाइस के लाखों रुपए चार्ज करते हैं। आधे घंटे का टाइम, आधा घंटा भी क्या, 10 मिनट की एक एडवाइस दी और एक गाड़ी क्लाइंट ने घर भिजवा दी, ठीक है, एक बढ़िया मर्सिडीज आ गई आपके पास, ठीक है। तो अगर वो सपना आपको देखना है कि सोसाइटी में हमारी इज्जत भी हो और धनराशि भी हो, देखो सिर्फ इज्जत से भी तो काम नहीं चलता। आप कह रहे हैं हाँ वही तो मेन बात है, इज्जत तो ठीक है बहुत है हमारी, है ना, इज्जत भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। और सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी, रिकॉग्निशन ऑल्सो, रिस्पेक्ट ऑल्सो एंड मनी ऑल्सो ऑब्वियसली, ठीक है। सही कोर्स में आ गए, कोई रिग्रेट तो नहीं है, पक्का, ठीक है। थ्रू आउट सीए कोर्स में कभी ये माइंड में तो नहीं आएगा कि गलत आ गए, आना नहीं चाहिए, ठीक है, अब आना नहीं चाहिए। अब हमें सब, ये जितने यहाँ बैठे हैं ये सब हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, बन जाएंगे सब, यस और नो, पक्का, ठीक है। तो अब इस रास्ते पे चले कैसे, इसके लिए हमारे 3 लेवल्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहला लेवल हमारा कौन सा है? फाउंडेशन लेवल। सेकंड कौन सा है? सीए इंटरमीडिएट। और थर्ड कौन सा है? ऑब्वियसली फाइनल। सबसे आसान कौन सा होगा? बट ऑब्वियस है फाउंडेशन, फिर इंटर और फिर फाइनल। इसके साथ आपको करनी पड़ेगी एक 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग समझते हैं क्या होता है? जिसमें आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर काम करना पड़ेगा। और उसकी अच्छी बात यह है कि उसमें भी सैलरी मिलने लग जाएगी, स्टाइपेंड, ठीक है, स्टाइपेंड मिलने लग जाएगी। अगर आप बड़े शहर में जाके ट्रेनिंग करते हैं, दिल्ली या मुंबई या ऐसे शहर में जाके करते हैं, तो 20 से 25,000 तो आपको सैलरी के तौर पे मिलने लग जाएगा जब आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। सीए तो अभी बने ही नहीं है। ये जो ट्रेनिंग के टाइम पे हमें सैलरी मिलती है इसको हम लोग स्टाइपेंड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? स्टाइपेंड, ओके। तो जब आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे होंगे, वो ट्रेनिंग इसलिए होती है ताकि आप प्रैक्टिकली काम सीखें। थ्योरेटिकल तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल काम सीखने के लिए आपको किसी सीए के अंडर रह के काम करना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें भी आपको सैलरी या स्टाइपेंड मिलने लग जाएगी। अब बात करते हैं फाउंडेशन कोर्स की। कितने पेपर है? सबसे पहले तो हमारा एग्जाम कब है? दिसंबर। एक न्यूज बीच में आई थी कि एग्जाम शायद सितंबर में होगा, आई थिंक सबने सुना होगा। बट आईसीएआई की अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है इस बारे में। मतलब आईसीएआई की वेबसाइट पर उन्होंने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। और जब तक उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है तो ऑब्वियसली हम लोग ये मान के नहीं चलेंगे कि सितंबर में एग्जाम है। उनके हिसाब से अभी जो एग्जाम ड्यू है वो कब है? दिसंबर में। और वैसे भी अगर वो सितंबर का अटेम्प्ट लॉन्च भी करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि यू गो फॉर दिसंबर। रीजन बीइंग टाइम कम है, ठीक है। आप सोचिए ना, वी आर स्टैंडिंग इन अप्रैल, अप्रैल तो निकल ही गया, मई जून जुलाई अगस्त, सिर्फ 4 महीने। वैसे तो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट स्टिल हमें कॉन्सेप्चुअल स्टडीज करनी है। क्योंकि आज जो आप अकाउंट्स पढ़ेंगे वही अकाउंट्स आपकी इंटर में है और वही अकाउंट्स आपकी कहाँ काम आएगी? फाइनल में, ठीक है, फाइन। बीआरएस सुना है आपने? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, जिन्होंने नहीं सुना है कोई बात नहीं, अकाउंट्स का एक छोटा सा चैप्टर होता है, बड़ी बेसिक चीज होती है बीआरएस, ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत साल पहले एक बच्ची थी, उसके सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 1 आई, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 1 समझते हो? पूरे देश में पहला स्थान आया। सारे रिपोर्टर्स ने उसका बड़ा इंटरव्यू ले डाला, सारी कंपनी वाले उसके पीछे आ गए उसको लेने के लिए कि भैया हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। और बहुत हाई पैकेज में उसका अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 महीने बाद उसको कंपनी से निकाल दिया गया। ये रियल बता रहे, कहानी नहीं बता रहे हैं कि पंचायत चल रही है। 1 महीने बाद उसको कंपनी से निकाल दिया गया। आपको पता है क्यों? उसको बीआरएस बनाना नहीं आता था। अब आप ये सोचो, बनाना तो हमें भी नहीं आता, अभी तो आप सीखोगे, टेंशन ना लो। सीए फाइनल ऑल इंडिया रैंक 1, वो पास कैसे हुई आपको समझ में आया? रट्टा मार, एनी हाउ, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द थिंग विच आई वांट टू टेल यू। आपने मान लीजिए किसी तरह, ठीक है, याद करके, चीटिंग करके, कुछ करके, वैसे तो सी एग्जाम में चीटिंग वीटिंग पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल कुछ ना कोई मंत्र अंत्र लगा दिए, ऊपरी शक्तियां लगा दी, भरोसा थोड़ी आपका कुछ है ना, कुछ भी करा लिया, वो सब करवा के आप सीए बन भी गए।
लेकिन बाद में अगर आप अपनी नॉलेज का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आपका कोई स्कोप नहीं होगा। इसलिए हमें पढ़ाई जो करनी है वो कॉन्सेप्चुअल करनी है, ठीक है। तो फाउंडेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका एग्जाम है दिसंबर में, यानी कुल मिला के हमारे पास लगभग कुछ 5-6-7 महीने हैं, ठीक है। 4 पेपर्स होते हैं हमारे फाउंडेशन में, कौन कौन से? नाउ वी आर कमिंग स्ट्रिक्टली टू आवर फाउंडेशन कंटेंट। 4 पेपर्स होते हैं, बताइए कौन कौन से। सबसे पहला पेपर कौन सा होता है? अकाउंट्स का, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होता है। सब्जेक्टिव होता है कि ऑब्जेक्टिव होता है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब पूरे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने अकाउंट्स पढ़ी है 12th तक, उनको अकाउंट्स के बारे में थोड़ा बहुत आता होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको कुछ नहीं आता होगा। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं किसी को कुछ नहीं आता है, क्योंकि आज भी जब आप डेबिट और क्रेडिट सुनते हैं, डेटर और क्रेडिटर आपसे पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी धड़कनें तेज हो जाती है कि बात तो सही है, था कौन, है ना। डेबिट कौन सी एंट्री होनी है, क्रेडिट कहाँ होना है, डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है। आज भी हम अपने कॉन्सेप्ट्स में इतना स्ट्रांग नहीं है। आपको पता है 11th-12th में जिन बच्चों ने कॉमर्स ली होती है, मेरा एक्सपीरियंस है उसमें से 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने किसी तरह अकाउंट्स बस पास करी होती है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉन्सेप्चुअली आता है, लेकिन 80% ज्यादातर ऐसे होते हैं जो आज भी डेटर और क्रेडिटर में कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ ये होता कौन है ना। तो हमें यहाँ कैसी पढ़ाई करनी है? कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करनी है, ओके। 100 नंबर का पेपर होगा, ओके। 3 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, पूरा पूरा सब्जेक्टिव होगा, ओके। पेपर नंबर 2 की बात करते हैं। ये पेपर नंबर 1 था। पेपर नंबर 2 कौन सा है? बिजनेस लॉज। अभी लॉ पे तो ज्यादा ही डिटेल करेंगे, वैसे आपको बता दें लॉ हम ही पढ़ाएंगे, समझ ही आ गया होगा अभी तक तो, है ना। हाँ, इतनी ऊट पटांग बातें जो करे वो लॉ में ही कुछ करा होगा, है ना। ओके, सो लॉ का पेपर है, दैट इज ऑफ अगेन 100 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव, यानी आपको आंसर्स लिखने होंगे। जो आंसर्स आप 12th में लिखा करते थे वैसे आंसर नहीं लिखने होंगे। अब आपके जो पेपर होंगे वो होंगे केस स्टडी बेस्ड, यानी ये जो लॉ का पेपर है ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं होता, ये होता है केस स्टडी बेस्ड। मिस्टर ए आए, उनकी प्रॉब्लम ये हुआ, उनके साथ ये हुआ, आप बताइए इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक है। आई थिंक सीबीएसई बोर्ड में कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, है ना, बिजनेस में, एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग लॉ में करेंगे, और लॉ क्या है इस पे अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पेपर नंबर 3 आपका फेवरेट इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, ये वो वाला फेवरेट, अच्छा वाला फेवरेट तो इकोनॉमिक्स हमको पता है। पेपर नंबर 3 इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये वो सब्जेक्ट है जिसने आपको थोड़ा बहुत डराया भी होगा, है ना, कि सीए में मैथ्स है। किसको किसको अच्छी लगती है मैथ्स? क्या बात है, वेरी गुड, रेज योर फुल हैंड्स। कैसे श्रिंक हो जाते हैं ना धूप में, छोटे छोटे हाथ हो गए ऐसे। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो मैथ से बचपन से ही कुछ तनातनी है? वेरी गुड। तो जिनकी मैथ्स अच्छी है उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, 100 नंबर का पेपर है मैथ्स का। और जिनकी मैथ्स खराब है उनको ये जान के बहुत खुशी होगी कि मैथ्स सिर्फ यहीं तक है, ठीक है, इट्स ओनली इन फाउंडेशन। सीए इंटर में कोई मैथ्स नहीं है, सीए फाइनल में कोई मैथ्स नहीं है। और इस मैथ्स में भी हम आपको अच्छी बात बता दें कि इसके 3 पार्ट्स हैं, मतलब जिनको मैथ्स से डर लगता है उनको पास होने का तरीका बता रहे हो और कुछ नहीं। पहला पार्ट है जो मैथ्स है, प्रॉपर मैथ्स, दैट इज ऑफ 40 मार्क्स। फिर है स्टैट्स जो 40 मार्क्स है। अब आप कहिए वहां स्टैट्स तो आती है, मीन मीडियन मोड तो बचपन में खेले हुए हैं हम लोग, पढ़ा है ना सबने, मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। आई थिंक 10th में भी होता था ना, 11th में भी था मीन मीडियन मोड। स्टैट्स तो आसान होती है। और 20 नंबर की होती है लॉजिकल रीजनिंग, ये भी मैथ्स नहीं होती, रीजनिंग होती है, ठीक है। यानी जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है उनके तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स में आती है। जो 40 नंबर की मैथ्स है ना उसमें वही सब है आपका फेवरेट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, जो आपके अच्छे चैप्टर है। और जिनको मैथ्स नहीं आती है उनके लिए इंस्टीट्यूट ने कहा तुम टेंशन ना लो, हमने तुम्हारे लिए ये दे दिया, यानी हमारी स्टैट्स बहुत अच्छी है, पढ़ाया आपको वो भी जाएगा, ठीक है। स्टैट्स हम कर लेंगे, लॉजिकल हम कर लेंगे, और वैसे भी इस पूरे 100 नंबर में हमें लाने कितने हैं? 40। और ये पेपर अच्छी बात ये है कि क्या है? ऑब्जेक्टिव। डर खत्म मैथ्स का, ऑब्जेक्टिव पेपर है, यानी हमको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको ट्रिक्स सिखाई जाएंगी कि कैसे आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन
कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। बड़ा बड़ा मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं तो बहुत लंबा करना होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं तो कहीं ना कहीं बैक वर्किंग करके भी हम लोग कहीं ना कहीं आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैथ्स का जो डर आपके अंदर था कि कैसे हो पाएगा, वो डर खत्म हो गया क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आपको पास होने का रास्ता भी दे दिया है। अगर आपको मैथ्स अच्छे से आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मैथ्स नहीं आती है तो भी आप इसमें स्ट्रेटेजी बना के पास हो सकते हैं, ओके। एंड आपका जो फोर्थ पेपर, लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ एक इंपॉर्टेंट बात और है, इंस्टीट्यूट कह रहे हैं ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, सीए है, इंडिया का टफेस्ट है, क्या है इसमें, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का मतलब अगर 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी इज हाई, 4 गलत करोगे तब 1 कटेगा। बस इतना ना करना कि नंबर माइनस में आ गए, ये ना करना, इतना कर ले गए माइनस आ गए, वैसे माइनस आते नहीं है, टेंशन ना लो, ठीक है। मैक्सिमम 0 आएंगे, माइनस नहीं जाएगा, ठीक है, बट 0 भी नहीं आएंगे, हम लोग तो तैयारी करेंगे, ओके। एंड योर फोर्थ पेपर, जिन्होंने ऑब्वियसली पढ़ा है उनको बहुत अच्छा लगता होगा, कौन सा, इकोनॉमिक्स। किसको इसको अच्छा लगता है इकोनॉमिक्स, अरे इसमें भी 3-4 ही हाथ उठे, बाकी सबका क्या है, पढ़ी, अच्छा पढ़ी किसने किसने है, अच्छा पढ़ी है लेकिन अच्छी नहीं लगी, तो ये बताओ 12th में क्या अच्छा लगा था फिर आपको, मैक्रो अच्छी लगी थी, लो अच्छी तो माइक्रो लगनी चाहिए थी, अच्छा अच्छा, डिमांड सप्लाई नहीं अच्छा लगा था, अच्छा वो 11th में था, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। तो चलो मान लिया इकोनॉमिक्स ठीक ठीक लगी, बट यहाँ इकोनॉमिक्स का एक सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये पेपर भी क्या है, ऑब्जेक्टिव, थ्योरी है, ठीक है, और इसलिए ये बन जाएगा स्कोरिंग पेपर, और नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली इसमें भी है। तो 2 पेपर। अब जरा देखते हैं हमारा सीए फाउंडेशन का स्ट्रक्चर क्या बना, ये न्यू सिलेबस के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ऑब्वियसली दिसंबर में हमारा एग्जाम है और इसमें 4 पेपर्स हैं। देखो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सिर्फ बुक खोल के पढ़ना सोल्यूशन नहीं है, हमें उसकी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, ठीक है। तो हमने आपको पहले ही बताया, हम लोग यहाँ पर 2 चीजों में फोकस करते हैं। सबसे पहले नॉलेज, हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके बैठे हैं, सालों हो गए पास ही नहीं हो पा रहे, कॉन्सेप्ट तो बड़े क्लियर है, पेपर नहीं क्लियर हो रहा, नहीं। और सेकेंड है एग्जाम क्लियर करना, और हर एग्जाम को क्लियर करने की एक स्ट्रेटेजी होती है। अब जरा फोकस करेंगे स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। हमारे 4 पेपर्स हैं जिसमें से 2 एमसीक्यू पेपर हैं, 100 में से 40 तो आ जाते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ होती है आपको पता है, एग्रीगेट बनाने में। एग्रीगेट का मतलब आप ये मान के चलो ऑन एन एवरेज आपको हर पेपर में 40 नहीं चाहिए, कितने चाहिए, 50 चाहिए, तभी तो आप आएंगे 200, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके 50 नहीं बन पाए, तो ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए किसी एक बच्चे की ये मार्कशीट है, लेट से उसके पेपर नंबर 1 में आ गए 40, पेपर 2 में आ गए 40, 3 में भी 40 और 4 में भी 40। जरा बताओ ये बच्चा अच्छा टोटल कितना हुआ इसका, आती तो है मैथ्स आप लोगों को, कह रहे हो नहीं आती, डर लगता है, बस इतनी है वहां पे भी, और क्या। अच्छा तो इसके 40 आ गए और इसको 160 नंबर आगे, बताओ ये पास है कि फेल, ये क्या अन्याय हो गया इसके साथ। घर वालों ने पूछा अकाउंट्स में पास हो, उसने कहा हाँ, लॉ में पास हो हाँ, इकोनॉमिक्स में पास हो हाँ, मैथ्स हाँ, निकल गया सीए फाउंडेशन ना। ये कैसा है, ये क्या नियम है। दिक्कत ये होती है जब आपका एग्जाम होता है तो आप ऊपर वाले से मांगते, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आप ऊपर वाले से मांगते 40 दे देना, ज्यादा नहीं मांगते, बस 40 दे देना, और ऊपर वाले ने आपकी सुन ली, 40 ही दे दिए। तो ये हम इसलिए बता देते पहली क्लास में कि जब आप ऊपर वाले से वो लगाते हो ना कुछ सिफारिश, तो उसको प्लीज मेक ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी क्लियर कि 40 तुम्हें हमें देने इंडिविजुअली, लेकिन एग्रीगेट 50 होना चाहिए, है ना। भगवान जी को सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताओ। तो एक बच्चा जिसके इंडिविजुअल 40 आए हैं वो पास तो है लेकिन पास नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि तुम्हें कितने लाने हैं, 50% यानी 200 नंबर लाने हैं। तो 200 नंबर लाने के लिए हमें कुछ पेपर्स को अपना स्ट्रॉन्ग पेपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एक पेपर जिसको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं वो क्या है, इकोनॉमिक्स। आप सोच के देखिए, इकोनॉमिक्स में आपको पास्ट रिजल्ट्स की बात बताती हूँ, इकोनॉमिक्स में भी बच्चों के 70-80 नंबर तक आ चुके हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक्स को एक पॉइंट के बाद टफ नहीं बनाया जा सकता। इकोनॉमिक्स वही है जो आपने 11th-12th में पढ़ी है, ठीक है, तो उतनी है, ऐसा थोड़ी ना कि बहुत भयानक कोई क्वेश्चन आ जाएगा।
टफ क्या आ सकता है? अकाउंट्स आ सकता है टफ, लॉ टफ आ सकती है। पता है क्यों? क्योंकि अकाउंट्स एंड लॉ सीए का कोर सब्जेक्ट होता है। मैथ्स आगे नहीं जाएगी, इकोनॉमिक्स आगे नहीं जाएगी, आगे सिर्फ आपके साथ दो लोग जाएंगे, एक तो हमें ले चलना लॉ, ठीक है, और एक अकाउंट्स जाएगी, बाकी सब यहीं रह जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें फोकस करना है, और जो आपके कोर सब्जेक्ट होंगे, कोर सब्जेक्ट ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट टफ देगा, ओके फाइन। तो हम लोग एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि भैया जो इकोनॉमिक्स है, अगर हम इसमें 70-80 नंबर का टारगेट ले लें, तो बाकी सब्जेक्ट्स में एग्रीगेट बनाने का प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं आपको पता है? कॉमन मिस्टेक, उन्होंने कहा अकाउंट्स बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अकाउंट्स में पूरी मेहनत लगा दी, पूरी मेहनत अकाउंट्स में लगाने के बाद भी अकाउंट्स का पेपर आ गया टफ, ठीक है, और सारा टाइम अकाउंट्स में देने के बाद भी उनके नंबर आ गए लेट से बहुत मेहनत करने के बाद 45, जिस चक्कर में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाए थे, रिवाइज नहीं कर पाए थे, ठीक है। और रिवाइज ना करने की वजह से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आसान थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप कंफ्यूज हो गए और 35 रह गए। मतलब समझे क्या हुआ? जिसमें आपने बहुत मेहनत कर दी उसमें नंबर ला नहीं पाए, और जिसमें मेहनत नहीं करी, जिसमें ला सकते थे, वो आप कर नहीं पाए क्योंकि पढ़ के नहीं गए थे। तो हमें ये तय करना होगा कि मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या हैं। उन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में हमें एटलीस्ट 80 मार्क्स की तैयारी करनी होगी, ठीक है। जब हम उसमें 80 का टारगेट कर लेंगे तो डेफिनेटली बाकी पेपर्स में हमारा एग्रीगेट बनाने का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसा भी हमने आपको बताया कि 400 में से 200 नंबर पासिंग होती है, लेकिन आज हम आपके लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। शिक्षा के बच्चों के लिए 400 में से 400 पासिंग है। फिर से रिपीट करें कि समझ गए? व्हाट इज द पासिंग मार्क्स? 400। जब आप स्कूल में 100 नंबर की तैयारी करते हैं तो 100 आते हैं, 60, 70, 80, 90 चलो। तो जब आप 40 की तैयारी करेंगे तो पता है 6, 7, 8 नंबर, हाँ दैट्स ट्रू। हमें 100 में 100 की तैयारी करनी है। जब आप 100 में 100 की तैयारी करोगे ना, तब 50-60 में लैंड करोगे जाकर के। तो आज से आपको अपने दिमाग में ये सेट करना है, 200 से हमें मतलब ही नहीं है, हमें 400 में से कितने नंबर लाने हैं? और तेज बोलो, कितने लाने हैं? व्हाट इज द पासिंग मार्क्स इन सीए फाउंडेशन? 400। अपने दिमाग में सेटल कर लो। कोई आपसे पूछे पासिंग मार्क्स कितने हैं तो 400 बताना, वो कहेगा हमने तो 200 सुने, कि नहीं 200 नहीं नहीं 400 होते, उसको डरा दो, वो कहेगा हम कोर्स छोड़ रहे हैं। हाँ हाँ छोड़ो छोड़ो, हमारा पास होने के क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। ओके सो हमारे लिए पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 400। क्लियर? तो इस हिसाब से हम लोग चलेंगे। हमारी पढ़ने की स्ट्रेटजी कुछ ऐसी होगी, क्योंकि अभी अभी आपने 12th पास किया, रिजल्ट आया अभी तक किसी का 12th का? 12th अपीयरिंग है आई थिंक सब, या मैक्सिमम बीकॉम का है कोई? सब 12th अपीयरिंग है? बीबी, हाँ वही ग्रेजुएशन, ठीक है। तो जिनका भी रिजल्ट भी नहीं आया है या अभी आप कर रहे हैं, ठीक है, ओके, तो हम लोग ये कह रहे थे एग्जाम सबका दिसंबर में है, फाइन। तो हम लोग को ये अपनी स्ट्रेटजी तय करनी है कि अभी आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स नए हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, हम अकाउंट्स में भी यही मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, हमें पता है आप भी यही मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, ओके। तो हम लोग सबसे पहले 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, 1 प्रैक्टिकल एंड 1 थ्योरी, ओके, दैट इज लॉ एंड मैथ्स। क्योंकि मैथ्स में आपको डर लगता है और लॉ एक एंटायरली न्यू सब्जेक्ट है। कहीं ना कहीं अकाउंट्स भी आपने पढ़ रखी है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपने सुना है, और मैथ्स कहीं ना कहीं आती है ना, आती नहीं है बट पता है, ओके। लेकिन लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एंटायरली न्यू सब्जेक्ट है। तो एक हफ्ता बस हम लोग सिर्फ 2 सब्जेक्ट चले करेंगे, जिसमें हम लोग लॉ पढ़ेंगे और मैथ्स पढ़ेंगे। जब आप 1 वीक में थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे कि अच्छा ये सब्जेक्ट होते हैं, सीए की क्लास ऐसे पढ़ी जाती है, ओके, तब हम लोग वो रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, फाइन। उसके बाद हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें आपके चारों सब्जेक्ट्स चलते रहेंगे। आफ्टर अराउंड 1.5 मंथ, हर चैप्टर के बाद हमारे यहाँ टेस्ट होता है। जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा वैसे ही उसका टेस्ट होगा, अनाउंस्ड और नॉट अनाउंस्ड। सरप्राइज सुना है? यहाँ बड़ा खेलते हैं हम लोग, सरप्राइज सरप्राइज, वो मजा आती है हमको, ठीक है। जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, आप ये मान के चलिए कि आपका कभी भी टेस्ट हो सकता है। खुश हो जाना अगर कभी अनाउंसमेंट हो गई तो, वरना आप ये मान के चलिए हो सकता है अगले ही टर्म पे जब आप आए तो आपको टेस्ट पेपर मिल जाए, ठीक है। तो हर चैप्टर के बाद टेस्ट होता है।
अराउंड 1.5 से 2 महीने बाद आपका होता है मिनी सीरीज। ये मिनी सीरीज बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हाफ ईयरली एग्जाम्स होते थे, मतलब 50% सिलेबस हो जाएगा तो 50% सिलेबस का एक बार फिर से एग्जाम होगा जो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अक्टूबर एंड तक हम लोग अपना सिलेबस फिनिश करेंगे। नवंबर के मंथ में, दिसंबर के एंड तक होते हैं आपके पेपर, नवंबर के मंथ में आपका रिवीजन होगा और होंगे आपके मॉक एग्जाम्स। मॉक एग्जाम मतलब जैसे प्री बोर्ड्स होते थे, 100 मार्क्स का एग्जाम 3 घंटे का, बिल्कुल उसी पैटर्न में जैसे ICAI में होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद होगा आपका मेन एग्जाम, यानी मेन एग्जाम में आपको भेजने के पहले हम लोग यहाँ पर कम से कम 3 बार टेस्ट के थ्रू रिवीजन कर चुके होंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, यहाँ के टेस्ट देना कंपलसरी है, देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। क्लासेस अटेंड करना भी कंपलसरी है, ऑल्दो जब आपने एडमिशन लिया होगा तो आपको बताया गया होगा कि एक ऑनलाइन मोड में मिलेगा, बट उसको इग्नोर मार के चलो, ठीक है। अब घर पे आराम करने के दिन गए, अब नेक्स्ट आराम आप कब करेंगे पता है? जब जॉब लग जाएगी, वो भी अगर कंपनी वाला करने देगा तो, ठीक है। आज से अपनी बर्थडे, रिश्तेदारों की बर्थडे, मुंडन पार्टी, शादी, ये सब आपको भूलना है। सिर्फ एक चीज याद रखनी है, क्या? CA एग्जाम, दैट्स इट। ओके, डर तो नहीं लग रहा? और डरा दे? अच्छा छोड़ो, इतना काफी है, ठीक है, फाइन। तो आई थिंक वी ऑल आर नाउ सेट फॉर CA फाउंडेशन। ओके, दिसंबर में सबका क्लियर हो जाएगा। हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए हम 3-4 साल से दे ही रहे हैं। हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट, जैन फेब में आपका रिजल्ट आएगा, जैन फेब में आप सब CA इंटर में आ जाएंगे, 3-4 साल में आप सब CA बन जाएंगे। जब पहली सैलरी आएगी तो उसकी दक्षिणा हमको दे जाएंगे। ये देखो इसमें यस नहीं निकला, अच्छा ठीक है नहीं चाहिए, CA बन जाओ, दैट्स सफिशिएंट। फाइन टू ऑल ऑफ यू, एनी क्वेश्चंस? कुछ भी पूछना हो पूछ लीजिए। अच्छा, डाउट्स के लिए भी एक बात हम आपको बता दें, किसी भी सब्जेक्ट में यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। आप एक क्लास में 1000 डाउट पूछना चाहो पूछ लो, ठीक है। टीचर को पकड़ लो, एकदम नोच डालो, बताओ, जितने डाउट पूछने हैं यहाँ पूछ लो। एक बार CA बन गए फिर दुनिया आपसे डाउट पूछेगी, फिर आप किसी से डाउट नहीं पूछ पाओगे। whatever queries you have, कभी ये मत सोचना कि हम डाउट पूछेंगे तो वो क्लास के बच्चे सोचेंगे देखो उसको आता नहीं है। नो, आराम से डाउट पूछो, क्योंकि जो नहीं पूछ रहे हैं वो ज्यादा डरे हुए हैं, ठीक है। बाई चांस आप क्लास में बैठे हो, डाउट नहीं, अब कई बार हमें कोई भी लगता है मेरा डाउट तो बड़ा ऊट पटांग का है, कोई डाउट ऊट पटांग नहीं होता, डाउट होता है, ठीक है। बाई चांस आप डाउट नहीं पूछ पाए तो जब टीचर क्लास के बाहर जाता है वहां पकड़ लो उसको, क्लास के बाहर भी नहीं पकड़ पाए, ठीक है, व्हाट्सएप करके डाउट पूछ लो टीचर से। जैसे कई बार आप रात में पढ़ रहे हैं, ओके, अब रात में हमारे पास डाउट आते 3-3 बजे, बच्चा 3 बजे पढ़ रहा है, हमको डाउट पूछ रहे हैं 3 बजे, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई चीज समझ में नहीं आए, आप मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, उससे फर्क ये होगा भले ही टीचर इमीडिएटली रिप्लाई ना करे लेकिन आपका डाउट एटलीस्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। कई बार क्या होता है, आपने सोचा डाउट आया हम कल पूछेंगे, कल तक भूल गए, ठीक है, इमीडिएटली पूछो, वो भी नहीं हो पा रहा है। टीचर जहां मिले, टीचर बाजार में मिल गया, पकड़ लो, डाउट बताओ हमारा, ठीक है। The only objective is that you can ask any number of doubts whatever you have, ठीक है। जरूरी नहीं है पढ़ाई से, आपने कहीं कोई मार्केट की न्यूज देखी, आपको लगा ये क्या चीज होती है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं, अब ये आपके एरिया ऑफ फील्ड है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सेंसेक्स, निफ्टी, सुना है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, सुना है, मतलब पता है इन सबका। अब जब आप ये सारी न्यूज देखेंगे तो आपको क्या करना होगा, इस पे डिस्कस करना होगा, सोचना होगा, कुछ ना समझ में आए गूगल बाबा से पूछिए, है ना, वो भी ना समझ में आए तो यहाँ डिस्कस करिए, ओके, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। और 2 न्यूज़पेपर्स होते हैं, वैसे तो आपको पता है आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है ना। इकोनॉमिक टाइम्स एंड बिजनेस स्टैंडर्ड, अगर कभी आपने सुना हो, ऑरेंज कलर के न्यूज़पेपर देखे हैं कभी? नहीं देखे? किसी पेपर को लेके ऑरेंज कलर नहीं करना होता है। बिजनेस स्टैंडर्ड देखा ही नहीं किसी ने आज तक, अरे बाप रे बाप। ये 2 न्यूज़पेपर होते हैं जिसमें बिजनेस से रिलेटेड सारी न्यूज होती है, ठीक है, चोरी हो गई, वहां बिजली कट गई, ये सब नहीं होता उसमें, जो खबर पढ़ने में आपको मजा आती है, ठीक है, उसमें बिजनेस रिलेटेड न्यूज होती है, कौन सी कंपनीज का अमेलगमेशन हो रहा है, कौन सी कंपनीज मर्जर हो रहा है, कौन सी कंपनी में क्या रूल्स लग रहे हैं, टैक्स से रिलेटेड क्या पॉलिसीज बनी है, ये सब उसमें होता है। तो अगर आप पेपर खरीद सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो एक सबसे आसान काम बताते हैं, इनकी ऐप डाउनलोड कर लेना,
ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, तो उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे, तो थोड़ा बहुत आप इस बिजनेस न्यूज से थोड़ा सा पास हो जाएंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो अब हम लोग लॉ स्टार्ट करें, लॉ के बारे में चर्चा करें। चलिए, सबसे पहले अभी हम आपसे पूछेंगे व्हाट डू वी मीन बाय लॉ। सीए के बारे में तो समझ गए क्या होता है। बुक्स किसके किसके पास हैं? बुक्स हैं, आ गई हैं, ओके। बाकी सबने अप्लाई कर दी हैं, ओके। व्हाट डू वी मीन बाय लॉ? लॉ का मतलब क्या होता है? कुछ भी बताओ, बुक रहने दो, अभी थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ेगी, पंचायत बहुत करते हैं, है ना। लॉ, लॉ का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एथिकल वे में करने का तरीका, ओके। कानून कह सकते हैं, ठीक है। हमारे देश में कई सारे कानून हैं, कई सारे लॉ हैं, नियम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। अच्छा, तो जैसे आप स्कूटी से आते हैं तो उसका एक नियम है कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, और आपके चेहरे की हंसी ये बता रही है ना। हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग हेलमेट नहीं पहनते, हम पीछे अपने एक दोस्त को बिठाते हैं हेलमेट लेके। उस दोस्त का काम होता है वो हेलमेट लेके बैठा रहता है, ठीक है। और उसका काम कब आता है? जब वो दूर से देखता है पुलिस वाला खड़ा है, तो वो पीछे वाला दोस्त ऐसे धप्पे से डाल देता है आगे वाले के, जो चला रहा होता है, उसको लगा कुछ हुआ। लेकिन इस दोस्त का काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, जैसे ही पुलिस वाला निकल गया, अब निकालो, है ना। तो ये हम लॉ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। या फिर दूसरा तरीका, पुलिस वाला खड़ा है वहीं गली मोड़ लो, गली, कहीं की गलियां इसीलिए बनाई गई हैं, है ना, इसीलिए इंटरकनेक्टेड है, ये भी एक लॉ है, ओके। स्कूटी हम सबके पास होगी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हो सकता है, आप लोग ड्राइव करते होंगे। लाइसेंस, ये क्या चीज होती है मैम? लाइसेंस वो क्या होता है? लाइसेंस है सबके पास? है? कितने लोग अच्छा ड्राइव करते हैं बाय द वे? हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, हमको बता। 2 व्हीलर 4 व्हीलर एनीथिंग ड्राइव करते हैं, ओके। इसमें से कितने लोगों के पास लाइसेंस है? अरे बाप रे बाप, आधा है। अच्छा, हमें लगा आधा लाइसेंस मतलब फाड़ के रखा है आधा लाइसेंस है भाई साहब के पास, कह रहे लर्निंग वाला लाइसेंस है। और जो लर्निंग है भी, क्या तुमने टेस्ट देके लिया है? हाँ, ये देखो, इसीलिए लर्निंग। अच्छा ये बताओ, ये लर्निंग कब से लर्निंग चल रही है? सालों हो गए ना, लर्निंग ही हो गई है। समझ में आया? ये हमारे देश की लॉ की स्थिति है। अभी हमने पूछा कितने लोगों के पास 2 व्हीलर है, मैक्सिमम लोगों ने हाथ उठाया, फिर हमने पूछा लाइसेंस, उसमें से भी एक के पास है, वो भी आधा, ठीक है। एंड बिलीव मी, जिनके पास लाइसेंस भी होता भी है ना, उसमें भी उनको लाइसेंस कैसे मिला होता है। लाइसेंस लेने का एक प्रॉपर टेस्ट होता है, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से होता है। एक लॉ है मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें वो कहते हैं रिटन एग्जाम होता है, देन प्रैक्टिकल होता है, सब होता है, तब लाइसेंस मिलता है। लेकिन हमारे देश में लाइसेंस मिलने का तरीका पता है क्या होता है? एजेंट को पैसे दो, वो घर आके लाइसेंस दे देगा, ठीक है। सो लॉ समझ में आया, ठीक है। लॉ का मतलब हमारे देश में जितने भी कानून होते हैं जो बनाए जाते हैं हमारी भलाई के लिए, ओके। यानी हमारी भलाई के लिए जो भी लॉ बनाया गया है, जो भी कानून बनाया गया है, वो फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर क्या लग जाती है? पेनाल्टीज। इतना क्लियर है सबको? तो ये बताओ, हम लॉ क्यों फॉलो करते हैं? अच्छा, हम आपके लिए एक लॉ बना दें, मेरा बड़ा मन कर रहा है। हमने आज आपके लिए एक लॉ बनाया, ठीक है, कि जितने भी बच्चे यहाँ बैठे सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, उन सबको आज से 20 घंटे पढ़ाई करनी है। आपने गहरी सांस ली, 20 घंटे होते हैं दिन में? कितने होते हैं? पक्का? पक्का होते हैं, अच्छा। 20 घंटे पढ़ाई करनी है, हमने आपके लिए लॉ बनाया, बिलीव में इससे आपकी भलाई होगी, बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे, एक बार में सीए बन जाओगे। मानोगे इस लॉ को? ये देखो, तुरंत सरेला नहीं, हम असली वाला तो मानते नहीं है, लाइसेंस वाला आपको मान लेंगे। क्यों नहीं मानोगे? वैसे पार्लियामेंट मतलब लॉ बनाता कौन है? पार्लियामेंट। ये बचपन में सुना होगा ना, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है ना। तो सरकार लॉ बनाती है तो आप फॉलो कर लेते हैं, हम लॉ बना रहे हैं फॉलो नहीं कर रहे, बड़ी गलत बात है। क्यों नहीं फॉलो कर रहे हमारा बनाया हुआ लॉ? उनका सरकार का बनाया हुआ लॉ क्यों फॉलो कर लेते? इस लॉ को पावर कहां से मिल रही है? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट कौन होता है हमारे लिए लॉ बनाने वाला? हम ही पार्लियामेंट तुम्हारे। हाँ, हम भी पार्लियामेंट, हम बना रहे हैं, हमारा फॉलो कर लो। किसने पावर दे दी पार्लियामेंट को कि हमारे लिए लॉ बनाओ और हम तुम्हारा लॉ फॉलो कर लेंगे? सोचो, गिव मी वन वर्ड, थिंक।
सबने सुना है, सबको पता है, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या होता है? हमारा संविधान। सुना है कॉन्स्टिट्यूशन? हम बताएं आपने कहाँ सुना होगा? बचपन में आपका एक सब्जेक्ट था हिस्ट्री, उसकी एक बहन थी, ये देखो सबको पता है, सबको सिविक्स, वहां आपका एक चैप्टर था, सबके में होगा इररिस्पेक्टिव आप किस बोर्ड के हो, आई थिंक 5th 6th 7th में कहीं, वहां एक चैप्टर था जहां आपको पढ़ाया गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। वो बात अलग है, तब हम पढ़ते कहाँ थे, पढ़ाया तो सब गया था, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन, इतना याद है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ वर्ड्स होते थे, द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ये सुना है? हमारा संविधान हमने बनाया है हमारे लिए, ठीक है। संविधान जो है वो पावर देता है पार्लियामेंट को लॉ बनाने की, ठीक है। हम लॉ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी लॉ में लिखा है हम फॉलो कर ले, पता तो चले क्यों फॉलो करें, कहां से रहा है, ओके। जब हमारा देश आजाद हुआ तो किसी तरह आजाद तो करा लिया, लटक पटक के और भगा भगा के कुछ भी करके, लेकिन एक प्रॉब्लम आई उनके सामने। प्रॉब्लम ये आई कि भैया देश आजाद हो गया, अब आगे चलाएं कैसे? तो देश चलाने के लिए क्या लिखा गया? संविधान। किसने लिखा था? हु वाज द हेड? कौन? आवाज और धीमी होती चली जा रही है। भीमराव अंबेडकर, सुना है? अंबेडकर जयंती की छुट्टी बहुत मनाई है आपने स्कूल में, है ना। क्या किया था उन्होंने? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि भैया अंग्रेज चले गए, अब आगे के सालों में हमारा देश कैसे चलाया जाएगा। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में, उस संविधान में सारी पावर्स लिखी गई हैं। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को पावर किसने दी है? हमने। कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ये संविधान हमारा है जो हमने लिखा है। हम आपके लिए लॉ बनाएंगे, आप फॉलो नहीं करोगे, लेकिन आप अपने लिए नियम बनाओगे तो आप जरूर फॉलो करोगे। तो हमने पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर किसको दी है? पार्लियामेंट को, कि तुम लॉ बनाओ। इसलिए हम लॉ फॉलो करते हैं। वो बात अलग है, आज हम ये भूल चुके हैं कि ये पावर हम ही नहीं, यानी आपको स्कूटी में हेलमेट लगा के चलाना है, ये नियम आपने खुद के लिए बनाया था, जो आज आपको पता ही नहीं है। कैसे बनाया था, समझ आया? हमने पावर किसको दी? कॉन्स्टिट्यूशन को, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है हम मानेंगे। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स, सुना है? इक्वालिटी, फ्रीडम। आज आप कहते हैं फ्रीडम, हम कहीं भी जा सकते हैं, क्यों? कहाँ लिखा है आपके पास फ्रीडम है? कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स, सुना है? ठीक है। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पावर होती है लेजिस्लेटिव, और लेजिस्लेटिव का मतलब होती है लॉ बनाने की पावर। और उस लॉ बनाने की पावर का काम किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में आते हैं दो हाउसेस, कौन कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। एक टॉपिक हम लोग पढ़ते थे, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, हाउ डज अ बिल बिकम्स एन एक्ट। सुना है? पहले जो भी मैटर आता है, जैसे आज मान लीजिए सीए के बच्चों के लिए एक लॉ बनना है, तो सीए के बच्चों के लिए जो मैटर्स हैं वो सबसे पहले लोकसभा के सामने रखे जाएंगे, वहां से पास होगा। फिर राज्यसभा के सामने रखे जाएंगे, वहां से पास होगा। जब लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो जाएगा, फिर किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट अपनी असेंट देता है, और जब प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देता है तो वो क्या बन जाता है? एक्ट। और जैसे ही वो एक्ट बन गया, अब वो लीगली इन्फोर्सेबल हो गया। समझ में आ गया? तो लॉ को पावर कहां से मिलती है? अब आपको समझ में आया? हमने जब आपसे कहा 20 घंटे पढ़ो, ये लॉ है, ये इन्फोर्सेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर नहीं दी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर सिर्फ किसको दी है? पार्लियामेंट को। हमको एक बात बताओ, इस हिसाब से अगर लॉ में कुछ लिखा है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा है, और ये दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रही हूं, तो बताओ किसकी बात मानी जाती होगी? कौन बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे सुप्रीम अथॉरिटी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जानना आपके लिए क्यों जरूरी है, आप समझिए। किसी भी लॉ को इस ग्राउंड पे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ओके, तो मान लीजिए कोई लॉ बना, अब मान लीजिए एक लॉ बना, और लॉ ये बन गया कि सीए फाउंडेशन वाले बच्चों का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप कोचिंग के बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, आज एक लॉ बन गया कि आज आप यहाँ आ गए, अब हमने शटर कर दिया बंद। अब आप कब बाहर निकलेंगे? जब आपका दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। बताओ मानोगे? अरे मानो, लॉ है, लॉ बना है, इस पे पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है कि सीए फाउंडेशन वाले बच्चे जिस दिन एनरोलमेंट कराएंगे उस दिन बंद हो जाएंगे और बाहर निकलेंगे जिस दिन पेपर होगा। बताओ मानोगे? अभी आपका मन कर रहा है छोड़े, बंद हो, तुम निकले।
पता नहीं कब तक चलता रहेगा सत्संग, है ना? बताइए क्यों नहीं मानेंगे? ये तो लॉ है, पार्लियामेंट है, क्यों नहीं मानेंगे? हमने नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया। व्हाई विल यू नॉट फॉलो दिस? क्या नहीं मिल पा रहा है आपको? क्या इन्फ्रिंज हो रहा है आपका? फ्रीडम, है ना? आप कह रहे हैं हमारा फ्रीडम है, बाहर जा सकते हैं। ये फ्रीडम आपको कहां मिला है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप कोर्ट जाएंगे और केस करेंगे, इस लॉ से मेरा फंडामेंटल राइट इफेक्ट हो रहा है, इस वजह से ये लॉ हम फॉलो नहीं करेंगे। और आपको पता है इस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर लिया जाएगा। यानी कि इसको आप प्रैक्टिकली समझना, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास कोई क्लाइंट आया जो ये कह रहा है कि भैया ये देखिए लॉ में पॉइंट लिखा है जो मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, आपको अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये लग रहा है कि वो लॉ का सेक्शन या वो लॉ का प्रोविजन उसके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो और आपका क्लाइंट जीत जाएगा। समझ में आया? यानी कॉन्स्टिट्यूशन के दम पे हम किसी भी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ आ गया लॉ को पावर कहां से मिलती है? ओके फाइन। अब अगली बात, जैसे आपके बुक में होते हैं चैप्टर्स वैसे ही, और हेडिंग्स, वैसे ही लॉ में क्या होते हैं? सेक्शंस। ओके, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सुना है कभी? लॉ में सेक्शंस होते हैं। ओके, तो कोई भी एक्ट होता है और उस एक्ट के अंदर क्या होते हैं? सेक्शन। ये सेक्शन शुरू कहां से होते हैं? सेक्शन 1, सेक्शन 2। ओके, और ये सारे के सारे सेक्शन जो ओरिजिनली डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं उसको कहते हैं हम लोग बेयर एक्ट। बेयर एक्ट समझते हो? एक्ट यानी वो किताब जहां पे ये सारे लॉ, ये सारे सेक्शन एक साथ लिखे होते हैं। कभी आपने सीए या लॉयर की दुकान में, सॉरी ऑफिस में, वो बड़े ठीक है ऑफिस, वो मोटी मोटी बुक्स देखी है आपने, है ना? सीए का ऑफिस देखो या लॉयर का ऑफिस देखो, ऐसे मोटी मोटी बुक्स होती हैं। वो मोटी बुक्स क्या होती हैं आपको पता है? एक्ट, जिसमें ओरिजिनली वो सेक्शन या वो एक्ट लिखा होता है। ओके फाइन। तो जब हम लोग लॉ पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे ही एक एक्ट को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जरा नाम से पढ़ के बताओ इस एक्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे? किसके बारे में पढ़ रहे होंगे? सेल के बारे में। किस चीज की सेल के बारे में? गुड्स की सेल के बारे में। यानी अगर लोग गुड्स की सेलिंग करते हैं उनके ऊपर भी लॉ लगता है, और उनके ऊपर कौन सा लॉ लगता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। कब आया ये लॉ? जरा देखो, 1930। 1930 मतलब आजादी के पहले की आजादी के बाद? आजादी कब हुई? अभी 2-4 साल पहले तो नहीं। कब हुई? 1947? पक्का? 15 अगस्त को क्या होता है? हमें लगा आप कहेंगे छुट्टी होती है। और 26 जनवरी को क्या होता है? 15 अगस्त को रिपब्लिक नहीं होता? पक्का? 2-3 बार पूछेंगे, डाउट होगा कि कंफर्म रहोगे? 15 अगस्त को क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे। और 26 जनवरी को क्या होता है? इंडिपेंडेंस कब मिली थी हम लोगों को? डेट तो ठीक है, ईयर बताओ। 40? बोलते बोलते भी डर लग रहा है आपको कि बचपन में यही पढ़ी थी, चेंज तो नहीं हो गई। और संविधान कब लिखा गया था हमारा? 26 जनवरी 19। आप कह रहे हैं वहीं कहीं लिखा गया होगा, हमें 47 या 48 लगा लो, 50। ठीक है, 1950 में। ओके फाइन। तो ये जो एक्ट है ये देखो कब का है? कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले का, यानी जब अंग्रेज थे तब से ये एक्ट चला आ रहा है। इस एक्ट में हम लोग बात करेंगे कि गुड्स को सेल करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील्स विद, जिनके पास बुक्स नहीं है वो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं हो तो आप बताना, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट की साइट है, वहां पर सारी बुक्स अवेलेबल हैं। ओके, बुक है तो ठीक है, नहीं तो जब तक आप उसको सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हैं। ओके, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील्स विद द लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स इन इंडिया। दिस एक्ट इज मेनली बेस्ड ऑन इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्या आप बता सकते हो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से क्यों डिराइव्ड है? लॉजिकली बताना, बताओ हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से क्यों डिराइव्ड है? एग्जैक्टली, क्योंकि ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना कब? 1930। और 1930 में हमारे देश में कौन थे? ब्रिटिश थे। तो उन्हीं के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से डिराइव करके हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया गया। Before the Sales of Goods Act, all the provisions relating to Sales of Goods Act were covered under
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना, एक एक्ट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, फुल फोकस, फुल कॉन्सेंट्रेट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो लोगों के बीच में, उसके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं उसको हम लोग कौन से लॉ में पढ़ते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट, एक होता है जनरल लॉ और एक होता है स्पेशल लॉ, ओके। जनरल लॉ मतलब जो सारी सिचुएशंस में लगता है, और स्पेशल लॉ जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में लगता है। अगर हम आपसे कहें कि हम आपको गुड्स बेच रहे हैं, तो हम आपको गुड्स बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट में हम गुड्स सेल कर रहे हैं। तो बताओ मेरे ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा पहले बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल लॉ हुआ कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जनरल हुआ? हम आपको गुड्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम आपके साथ बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हम कई तरीके का कर सकते हैं। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ वो कौन सा एक्ट होगा? जनरल लॉ, जनरल लॉ, ठीक है। और अगर हम आपको गुड्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कौन सा हुआ? स्पेशल लॉ, ठीक है। इसका मतलब समझिए, गुड्स को जब हम बेचेंगे तो मेरे ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट साइलेंट है तो बताओ कौन सा लॉ लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके। जनरल लॉ है और स्पेशल लॉ है। जनरल लॉ मतलब जैसे हमारे स्कूल की एक प्रिंसिपल होती थी, वो प्रिंसिपल हर टीचर या हर क्लास को मैनेज करती थी, और हर क्लास की एक क्लास टीचर भी होती थी। यानी नॉर्मली तो आपको आपके क्लास टीचर के हिसाब से चलना होता था, लेकिन क्लास टीचर अगर कभी नहीं आई या कुछ नहीं हुआ तो फिर प्रिंसिपल मैम बताती थी कि दूसरा कौन सा टीचर आएगा, आज क्या होगा, सब्स्टिट्यूट टीचर कौन लगेगा। यानी एक होता है स्पेशल लॉ और एक होता है जनरल लॉ। अगर हम गुड्स को सेल करने की बात कर रहे हैं तो मेरे ऊपर एक लगता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और एक लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कौन सा हुआ? स्पेशल लॉ। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा हुआ? जनरल लॉ। एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, सर हमको बताइएगा। मेरा आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ पार्टनरशिप में एंटर करने का, हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ठीक है। अब एक होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बताओ जनरल एक्ट कौन सा है? जनरल एक्ट कौन सा है? पार्टनरशिप की कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट जनरल हुआ। और स्पेशल कौन सा हुआ? पार्टनरशिप। यानी मेरे और आपके बीच में पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे। अगर कहीं पार्टनरशिप के रूल्स रेगुलेशन नहीं लग पा रहे हैं, एक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो हमारे ऊपर कौन सा लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो ये कह रहे हैं जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं था तो हमारे ऊपर कौन सा लगता था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता था। फिर उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बनाने लग गए। तो अब जितने भी सेल के ट्रांजैक्शंस होंगे, किसी ने भी माल बेचा है, खरीदा है, उसके ऊपर कौन सा लॉ लगता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। कौन से ईयर में आया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? 1930। और लास्ट में देखो लिखा है ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1 जुलाई को आया 1930 में। और कहाँ एप्लीकेबल हो रहा है? होल ऑफ इंडिया, यानी पूरे देश में कहीं पर भी सेल परचेज के ट्रांजैक्शन चल रहे होंगे वहां पर कौन सा लॉ लगेगा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब जरा देखते हैं इंट्रोडक्शन। सेल ऑफ गुड इज वन ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेल ऑफ गुड्स भी एक तरीके का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। रेगुलेटेड बाय लॉ। सेल इज अ बार्गेन बिटवीन बायर एंड सेलर। बार्गेन मतलब क्या होता है? नेगोशिएशन। सेल का मतलब बायर और सेलर के बीच में जब नेगोशिएशन हो रहा है, जिस पॉइंट पे वो डिसाइड हो जाएगा वहां पर क्या हो जाएगी? सेल। सेल में दो पार्टीज होती हैं, गेस करिए कौन कौन? बायर होगा और सेलर होगा। जो गुड्स सेल कर रहा है वो कौन होगा? सेलर। और जो बाय कर रहा है वो कौन होगा? बायर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि सब समझ आ गया? यही नहीं समझ में आया सेलर कौन है, बायर कौन है? अच्छा चलो, अब देखो स्कोप ऑफ हम लोग एक्ट देखेंगे। The provisions of this act are applicable to the contract related to sale of goods, which means movable property. Very important, मार्क करिए। हम लोग कह रहे हैं हम लोग गुड्स की सेलिंग की बात करते हैं, और गुड्स वो होते हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। वैसे अभी हम लोग इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हमको बताइए मूवेबल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। What is the difference between movable and immovable? What is movable and what is immovable? जो tangible होती हैं, tangible होती है तो वो क्या होती है? टेंजिबल क्या होता है? अच्छा, और जो इमूवेबल होती है वो इंटेंजिबल होती है। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी सबसे आसान दो ना, बिल्डिंग जो मूव नहीं कर सकती, चलती आपकी चलती बिल्डिंग, लैंड आपकी चलती है,
घर से आए हो यहाँ तक, मतलब घर से चल के आए हो। मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूव नहीं हो सकती वो इमूवेबल है, लैंड, बिल्डिंग। और मूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी, ठीक है, जो भी चीजें होती हैं, आप चल के, आप क्या है, मूवेबल के इमूवेबल? मूवेबल है पक्का? अच्छा ये एसी लगाए यहाँ पर, ये मूवेबल है कि इमूवेबल? मूवेबल है, आप उठा के लेके जा सकते हैं, ले जाएंगे? नहीं। ये टेबल चेयर क्या है, मूवेबल। तो हमारा एक्ट कहता है जितनी भी मूवेबल चीजें हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स। ओके, और उन्हीं गुड्स की जब सेल परचेज होगी तो उसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब देखना, इसमें हम लोग सीधे आएंगे डेफिनेशंस में, यहां से चैप्टर मेन स्टार्ट हो रहा है। हर एक्ट के अंडर होती हैं कुछ डेफिनेशंस। डेफिनेशन का मतलब समझो क्या हुआ, ये कह रहे हैं पूरे एक्ट में जो भी वर्ड यूज्ड हैं उनका मीनिंग क्या है, उनका मीनिंग वो एक्ट खुद देता है। नॉर्मली आप कहीं पे कोई वर्ड पढ़ते हो और उसका मतलब अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप किस में देखते हैं, डिक्शनरी में या गूगल में। लेकिन एक्ट ये कहता है हमारे एक्ट में जो भी शब्द लिखे हैं अगर आपको उसका मीनिंग क्लियर नहीं है तो उसका डेफिनेशन हमने खुद दिया है, ठीक है। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे पहली डेफिनेशन देखो किसकी दी है, बायर एंड सेलर। आपको आती है बायर एंड सेलर की डेफिनेशन? बताओ बायर कौन होता है, अरे बताओ, बड़ा आसान है, हु बाइज द गुड्स। और सेलर कौन होता है, जो जो सेल करता है। जरा देखिए इन्होंने क्या लिखा है, बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय द गुड, सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल द गुड्स। यही लिखा है, बायर जो बाय करता है, सेलर जो सेल करता है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, आप सीए बन गए, हम क्लाइंट है, मेरी एक दिक्कत है, क्या आपको ऑफिस खुला है? बताओ ऑफिस खुला है, कुछ पूछना है मैं आपसे, बोलो हाँ खुला है। अब आप कह रहे हैं बन गए, क्लाइंट आया पहला आपके पास, हमारी एक दिक्कत है, हमारी दिक्कत ये है कि हमने मिस्टर एक्स से कहा है कि 6 महीने बाद हम तुमको गुड्स बेचेंगे, ठीक है। और वो कह रहे हैं ठीक है 6 महीने बाद हम तुमको पेमेंट कर लेंगे। आज हमने ना गुड्स बेचे ना उसने पैसा दिए, लेकिन आज हमने सिर्फ अग्रीमेंट कराई कि 6 महीने बाद हम गुड्स देंगे और वो हमें पैसा देगा। अब इस अग्रीमेंट के बाद वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फॉलो नहीं कर रहा, तो हम उससे कह रहे हैं तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से तुम गलत कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा क्योंकि तुमने भी गुड्स बेचे कहाँ हैं हमको। तो आप हमको बताइए, आप सीए हैं, आपको नॉलेज ज्यादा है, जरा बताइए हमारे ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। शैल आई रिपीट द क्वेश्चन? पहले के पंचायत की तरह सुन रहे थे, क्वेश्चन था लास्ट में, सुनना। हम क्लाइंट हैं, हम आपके पास आए, हमने कहा कि भैया मिस्टर एक्स के साथ हमारा एक अग्रीमेंट हुआ है कि आज से 6 महीने बाद हम गुड्स बेचेंगे, और वो कह रहे 6 महीने बाद वो पैसा देगा। लेकिन आज मेरे और उसके बीच में कुछ झगड़ा हो गया, हम कह रहे हैं हमारे ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा, उसके हिसाब से रूल्स लगेंगे, और वो कह रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किस बात का लगेगा, बायर और सेलर तो हम तब होंगे जब गुड्स को सेल या बाय करा गया हो। अभी बाय कहाँ हुए हैं गुड्स, ना हमने बेचे हैं ना तुमने खरीदे हैं, ना ये ट्रांजैक्शन तो थे 6 महीने बाद होने वाला है। आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें ये बताना है हमारी इस डिस्प्यूट में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। हाउ मेनी ऑफ यू से लगेगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? लगेगा, ओके। हाउ मेनी ऑफ यू से नहीं लगेगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? ओके, जिन्होंने कोई आंसर नहीं दिया है उनका क्या जवाब है? वो कह रहे हम सही आंसर का वेट करते हैं। अच्छा क्यों लगेगा बाय द वे, एनीवन? अग्रीमेंट कर चुका है, अच्छा क्यों नहीं लगेगा बेटा, सेल्स ऑफ गुड्स क्यों नहीं लगेगा? तुम्हारे आसपास वाले सीए सब गलत जवाब दे रहे, देखो। हाँ क्यों? एग्जैक्टली शी इज सेइंग अभी सेल का हूं, ये 6 महीने बाद गुड्स बेचने, तो हम काहे के बायर एंड सेलर हो गए। आप लोग बताइए अपनी दलील। देखो हमारी हर लॉ की क्लास अदालत है, हम कौन है, जज। लॉ तो अंधा कानून होता है माई आंखें, हम जज है, ठीक है। बताइए क्यों होगा, पर्सन इज अग्रीइंग टू बाय, तो जो अग्री कर रहा है वो भी बायर एंड सेलर होता है, वो भी बायर सेलर मान लिया जाएगा। अ पर्सन हु इज अग्रीइंग टू बाय, क्या वो बायर हो जाएगा? बायर तो वो होता है जिसने बाय कर लिया हो। फिर क्या करें, उसको केस जिता दें? जिता दें? दलील रखिए भैया अपनी। एनीवन? बायर नहीं होगा मतलब मेरे ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, होगा, क्यों होगा? हाँ
कुछ समझ आया क्या हुआ? नहीं समझ आया? अभी आएगा 1 मिनट में। देखिए, जैसे ही आपसे पूछा गया कि भैया हमने अभी गुड्स बेचे नहीं है, 6 महीने बाद बेचेंगे, हम बायर हैं कि नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप कहेंगे रुको हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बायर और सेलर की डेफिनेशन देख के आते हैं, वहां क्या लिखा है। अब आप गए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डेफिनेशन देखने, वहां आपने देखी बायर की डेफिनेशन, और बायर की डेफिनेशन में क्या लिखा था? बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय। आज हमने अग्रीमेंट करा है बाय करने का, बताओ हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से बायर हुए कि नहीं हुए? यस, हम बायर हुए। हमारे ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? यस, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। समझ आ गया? ऐसे केस हारे और जीते जाते। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको समझ में आया आपको केस का फैसला कैसे करना है? लॉ में कोई भी एक वर्ड एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। आपने देखा वन हु बाइज अग्रीज टू बाय, अरे हाँ अग्रीज टू बाय कुछ लिखा होगा, लेकिन आपको समझ में आया ये पूरा केस सिर्फ एक शब्द पे डिपेंडेंट था, क्या? अग्री टू बाय। और अगर अग्रीमेंट हुआ है तो भी हम बायर हैं, अगर हम बायर हैं तो हमारे ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि होता क्या आपको पता है, जिसका जो आंसर गलत हो जाता है ना क्लास में, फिर वो जिंदगी भर वो आंसर भूलता नहीं है। ये मेरा गलत हुआ था, है ना, क्लास में सबके सामने हमें हमारा आंसर गलत था, हमको याद है। ओके ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं, बायर में 2 वर्ड्स हैं, अब भूलेंगे तो नहीं। कौन कौन होगा बायर? जो बाय कर रहा है या अग्रीमेंट कर रहा है। सेलर में क्या लिखा है? seller means a person who sells the goods or agrees to sells the good. The two term buyer and seller are complementary and represent the two parties to a contract. तो किसी भी सेल के कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होंगी, बायर एंड सेलर। बायर में कौन कौन होगा? हु बाइज द गुड्स और अग्रीज टू बाय। सेलर में कौन होगा? हु सेल्स द गुड्स और अग्रीज टू सेल। ओके, तो अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से बायर की डेफिनेशन आएगी तो सिर्फ यही लिखोगे, हु बाइज द गुड्स, हु बाइज और अग्रीज टू बाय, हु सेल्स और अग्रीज टू सेल। पहली डेफिनेशन क्लियर है? कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। कौन से ईयर में आया? ये सीए फाउंडेशन का कौन सा पेपर है? बिजनेस लॉ पेपर नंबर। ये आप जो पढ़ रहे हो वो फाउंडेशन पढ़ रहे हो कि सीए फाइनल की क्लास चल रही है? पक्का? इसमें डाउट तो नहीं है कि बस अभी बाहर जाती बन जाएंगे सीए? ठीक है ठीक है। ओके, तो देखो लिखा है नॉट ओनली द पर्सन हु बाइज बट ऑल्सो द वन हु अग्रीज टू बाय इज अ बायर। सिमिलरली अ सेलर मीन्स नॉट ओनली अ पर्सन हु सेल्स बट ऑल्सो अ पर्सन हु अग्रीज टू सेल। पहली डेफिनेशन क्लियर है सबको, बायर एंड सेलर? ओके, अगली डेफिनेशन आती है गुड्स की। जरा देखते हैं अब गुड्स क्या है, इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। कह रहे हैं गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अभी हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे, मूवेबल क्या होता है, इमूवेबल क्या होता है। हमने आपसे पूछा था ये एसी क्या है? मूवेबल है? पक्का? अच्छा, जैसे मॉल हॉल में जाते एकदम से ठंडी ठंडी हवा आती है ना, वहां कौन सा एसी लगा होता है? सेंट्रलाइज्ड एसी। दिखता है कभी? ऐसा दिखता है ना? दिखता नहीं है। वो सेंट्रलाइज्ड एसी मूवेबल होता है कि इमूवेबल? उठा के ला सकते हो, वो क्या होता है? इमूवेबल। फर्क समझ में आया? एसी ये भी है, एसी वो भी है, लेकिन ये एसी हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं, तो वो क्या होता है? मूवेबल। लेकिन वो जो बिल्डिंग में इनबिल्ट होता है वो क्या होता है? इमूवेबल। ठीक है, फाइन। तो जरा देखते हैं गुड्स का मतलब क्या हुआ। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। इसमें अभी 2 मिनट बाद चर्चा करेंगे एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, मनी क्या होता है। पहले जरा देखते हैं ये गुड्स में और क्या क्या चीजें होती हैं। इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स। शेयर्स क्या होते हैं? सुना है, कंपनी के शेयर्स होते हैं, ये मूवेबल होते हैं कि इमूवेबल? आज मेरे पास रिलायंस कंपनी का शेयर है, हम आपको दे सकते हैं? दे सकते हैं, पक्का? तो शेयर मूवेबल हुए कि इमूवेबल? मूवेबल। अच्छा बताओ, पेड़ पौधे मूवेबल होते हैं? पहले तो बताओ पेड़ क्या होता है, पौधा क्या होता है? लॉ की क्लास में हम लोग हर चीज में हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेड़ एंड पौधा? अब आप कह रहे हैं यही बचा था पढ़ने के लिए, कभी सोचा नहीं था सीए फाउंडेशन की लॉ की क्लास में बैठ के पेड़ और पौधे पढ़ रहे होंगे। कैन यू टेल मी, पेड़ एंड पौधे मूवेबल है कि इमूवेबल? अच्छा, पेड़ और पौधे पहले होते क्या है ये बताओ, पेड़ क्या होता है?
अब ये मत बताना वो नीचे ब्राउन ब्राउन ऊपर ग्रीन ग्रीन जो होता है वो पेड़ होता है। बताइए, वो जो घर पे छोटे छोटे लगे होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट्स, है ना, पौधे होते हैं, ठीक है। और ट्रीज क्या होते हैं? वो बड़े वाले जो होते हैं, ठीक है। अब हमको बताओ, ये जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ये मूवेबल होते हैं कि इमूवेबल? प्लांट्स मूवेबल होते हैं? नहीं तो घर पे गमले में लगाओ, वैसे तो जमीन पे उगते हैं ना। प्लांट्स एंड ट्रीज मूवेबल और इमूवेबल? प्लांट्स मूवेबल। कैसे मूवेबल? गमले में आपने लगाए हैं, बेसिकली तो जमीन में उगते हैं बेटा। बताओ, प्लांट्स एंड ट्रीज कहाँ उगते हैं? जमीन से उगते हैं, ठीक है। जो चीज जमीन से उग रही है, मूवेबल और इमूवेबल? इमूवेबल, ठीक है, फाइन। तो ये जितने भी पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं जो जमीन से उग रहे हैं, इनको क्या माना जाता है? इमूवेबल। तो हमको एक बात बताइए, हम आपके पास आए और हमने कहा कि भैया ये जो ट्रीज हैं और ये प्लांट्स हैं, इनको हम बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो दूसरी पार्टी हमारे बायर हैं, इन्होंने सेल्स ऑफ गुड्स के रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम इनके ऊपर केस करना चाह रहे हैं। अब आप एज अ सीए बताइए, हम केस कर सकते हैं कि नहीं? क्वेश्चन रिपीट कराओगे आप फिर से हमसे? करें ना रिपीट? मेरे गार्डन में कुछ पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज, उनको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपके साथ। आप बायर हो, हम सेलर हो, हम सेलर हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स के रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं फॉलो कर रहे हो, तो हम आपके ऊपर केस कर रहे हैं दैट यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बताइए, हमारे ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू से लग रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? गलत बात है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फॉलो नहीं कर रहा है बायर। लग रहा है? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू से नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? फुल हैंड्स प्लीज, छोटे हाथ नहीं। हाँ, थोड़ी एक्सरसाइज ही हो जाए। खड़े रखो 2 मिनट तक, भारी हो गए हाथ क्या? स्ट्रेट प्लीज। लास्ट कब हाथ स्ट्रेट रखा था? अच्छा, क्यों नहीं? क्यों नहीं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लग रहा है? क्योंकि सीए कहेगा भैया तुम पेड़ बेच रहे हो, ट्रीज एंड प्लांट्स बेच रहे हो, ट्रीज एंड प्लांट्स क्या होते हैं? इमूवेबल। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे गुड्स की डेफिनेशन ये कहती है कि गुड्स हमेशा क्या होते हैं? मूवेबल। क्योंकि आप इमूवेबल चीजों की सेल कर रहे हो, इसलिए इसके ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आया? दिस इज लॉ, ऐसे समझना है। तो ये कह रहे हैं क्या क्या चीजें गुड्स होती हैं? कह रहे हैं स्टॉक गुड्स होता है, शेयर्स गुड्स होते हैं, स्टॉक एंड शेयर हमने आपको बता दिया। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर अग्रीड टू बी सेवर्ड फ्रॉम लैंड बिफोर सेल। अब यहां बात समझना, कह रहे हैं ये जितनी भी चीजें अभी हमने आपको बताई, ठीक है, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब इमूवेबल हैं, लेकिन 3 चीजें ऐसी होती हैं जो होते तो पेड़ पौधे ही हैं, लेकिन उनको हम लोग मूवेबल मानते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ग्रास, घास, ठीक है। ग्रास जो होती है वो उगाई नहीं जाती है, उगाती है, ठीक है, और उगते ही काट दी जाती है, ठीक है। सिमिलरली टिम्बर, टिम्बर क्या होता है? बांस। बांस का पर्पस ही क्या है? उसको उगाया ही क्यों जा रहा है? काटने के लिए, ठीक है। क्रॉप्स, क्रॉप्स क्यों उगाए जाते हैं? काटने के लिए। कह रहे हैं ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिनका यूज ही उनको काटने के बाद किया जाता है। लेकिन क्या पेड़ काटने के लिए लगाए जाते हैं? नो। आप काट देते हैं वो अलग बात है, ओके। तो ये जो 3 कैटेगरीज हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड टिम्बर, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो होते तो इमूवेबल है, लेकिन इनको माना क्या जाता है? मूवेबल, ठीक है। तो नॉर्मली जितने भी ट्रीज एंड प्लांट्स होते हैं, ये सब के सब क्या माने जाते हैं? इमूवेबल, इसलिए ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होंगे। लेकिन जो टिम्बर है, ग्रोइंग क्रॉप्स हैं एंड ग्रास हैं, क्योंकि इनका यूज इनको काट के अलग करने के बाद ही किया जाता है, इसलिए इनको क्या माना जाता है? मूवेबल। आपके साथ मेरा टिम्बर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं, बताइए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? सबसे पहले इसके लिए आप क्या करेंगे? गुड्स की डेफिनेशन देखेंगे। गुड्स की डेफिनेशन में आपने देखा जितनी भी मूवेबल चीजें हैं, नॉट टिम्बर ऑल्दो प्लांट होता है, लेकिन फिर भी इसको माना क्या जाता है? मूवेबल। और क्योंकि ये मूवेबल है, इसलिए इसके ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आपको समझ में आया बिजनेस में लॉ का यूज कैसे हो रहा है? हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ टिम्बर को बेचने, क्रॉप्स को बेचने का, ठीक है। हमारे और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हम क्रॉप्स बेचेंगे, आप क्रॉप्स खरीदेंगे, लेकिन हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के रूल्स फॉलो नहीं करे।
क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से रेगुलेशंस लगेंगे? यस लगेंगे, क्योंकि क्रॉप्स को क्या माना जाता है? मूवेबल। ठीक है, तो देखो किसको किसको मान रहे हैं, कह रहे हैं हम स्टॉक को मानेंगे, शेयर्स को मानेंगे, ग्रोइंग क्रॉप्स को हम मूवेबल मान लेंगे, ग्रास को मूवेबल मान लेंगे, या फिर थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग ऑन द पार्ट ऑफ द लैंड, ऐसी चीजें जो जमीन से जुड़ी तो हैं, विच आर अग्रीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम लैंड, लेकिन उनका अग्रीमेंट हुआ है कि उनको हम बेचेंगे, उनको जमीन से अलग करके, जैसे टिम्बर। ठीक है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो इस डेफिनेशन से सिर्फ हमको बताना किन किन चीजों को हम लोग गुड्स मानेंगे। ठीक है, बताइए, शेयर्स को गुड्स मानेंगे, ठीक है, ओके। बैनियन ट्री को हम लोग गुड्स मानेंगे? नो। क्रॉप्स को गुड्स मानेंगे? मानेंगे, अच्छा। और टिम्बर को गुड्स मानेंगे? ठीक है। ग्रास को गुड्स मानेंगे? रोज का प्लांट है उसको गुड्स मानेंगे? नहीं मानेंगे, पक्का। पीपल ट्री को मानेंगे? किसको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग यस मैम नो मैम कैसे बताए जा रहे हैं? सबको ये समझ में आ रहा है ये कहां से आ रहा है? ठीक है, मनी क्या है? मनी, मनी को खरीद बेच सकते हो? पैसा खरीदा बेचा जा सकता है? आप कह रहे नहीं, पैसे से खरीदा बेचा जा सकता है, पैसा खरीदा बेचा कैसे जा सकता है? कैन यू बाय मनी? कैन यू सेल मनी? बाय एंड सेल हो सकता है मनी? हो सकता है कि नहीं हो सकता? सी, जो करेंसी इन यूज होती है उसकी बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो सकती गुड्स की तरह। ठीक है, लेकिन एक कैटेगरी ऑफ मनी है जो खरीदा बेचा जा सकता है, जो ओल्ड मनी होता है। ओल्ड मनी समझ गए, जिसको हम एंटीक्स की तरह खरीदते बेचते हैं, जो पुराने टाइम के कॉइन्स होते हैं, ठीक है, या शेल्स होते हैं, कॉरीज होते हैं, जिनको आज एंटीक की तरह यूज किया जाता है। तो जो ओल्ड मनी है उसको खरीदा बेचा जा सकता है, लेकिन जो करंट मनी है उसको गुड्स नहीं मानते हैं। पूरी डेफिनेशन में पढ़ के बताओ ये कहां लिखा है कि मनी को गुड्स नहीं माना जाता है? कहीं लिखा है? जल्दी ढूंढ के बताइए। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। यानी एक तो एक्शनेबल क्लेम को हम लोग मनी नहीं गुड्स नहीं मानते हैं, और मनी को गुड्स नहीं मानते हैं। मनी में भी कौन सा मनी? करेंसी इन यूज। ओल्ड मनी को हम लोग गुड्स मानते हैं और करंट मनी को हम लोग गुड्स नहीं मानते। इस पूरी डेफिनेशन में अभी भी एक्शनेबल क्लेम हमने आपको अभी तक नहीं समझाया है। ठीक है, उसके अलावा सब कुछ समझ में आ गया? बताइए, गुड्स का मतलब क्या होता है? मूवेबल की इमूवेबल? मूवेबल। किसको गुड्स नहीं माना जाता है? मनी को गुड्स माना जाता है? नहीं माना जाता है, पक्का? ठीक है। प्लांट्स को गुड्स माना जाता है? माना जाता है? नो। ओके, ट्रीज को गुड्स माना जाता है? क्रॉप्स को गुड्स मानेंगे? टिम्बर को गुड्स मानेंगे? बायर कौन होता है? हु बाइज और अग्रीज टू बाय। सेलर कौन होता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कौन से ईयर में आया था? 1930 में आया था। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जनरल एक्ट है कि स्पेशल एक्ट है? स्पेशल एक्ट है। अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट साइलेंट है तो हम किसका कौन सा लॉ लगाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगाएंगे, पक्का? ठीक है, और अभी अभी डेफिनेशन किसकी पढ़ी हम लोगों ने? गुड्स की। टिम्बर गुड्स होता है, टिम्बर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लग जाएगा। और क्रॉप्स में और ट्रीज में नहीं लगेगा। शेयर बेचने में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लग जाएगा, पक्का? किस एक्ट के हिसाब से? कौन से ईयर में आया जो? पक्का? सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं। कोर्स कौन सा कर रहे हो? क्या ये इंडिया का टफेस्ट कोर्स है? बस यही पूछ रहे थे, तो यहीं तक लाना था। ठीक है, फाइन। चलो आज हम स्टॉप करेंगे, एक्शनेबल क्लेम हम अभी नहीं समझाएंगे। आज आपका पहला दिन है और हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि आप अगली क्लास में ना आए। थक गए बहुत ज्यादा, है ना? आपकी शक्लें देख के ऐसा लग रहा है आप अगले 2 दिन तक आप आराम करेंगे, इतना ज्यादा दिमाग चला लिया। टफ तो नहीं लग रहा? कह भी मत देना कि लग रहा है। ठीक है, टफ नहीं है ना, आसान है ना, वेरी सिंपल ना? हाँ बोलो, हाँ हाँ, बस यही। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। सब लोग सच बताओ, घर जाके सीधे सोने वाले हो ना?